चलिए अब हम फोकस करेंगे 6 मार्कर्स पर। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे अराइज हो रहा है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक चित्रकलाओं पर प्रकाश डालिए। देखिए यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ बतानी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चित्रकला और लोक चित्रकला में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए जब आप चित्रकला की बात कर रहे होते हैं तो आप पेंटिंग्स की बात कर रहे होते हैं, पेंटिंग्स की जो डिफरेंट शैलियाँ हैं आप उनकी बात कर रहे होते हैं। बट जब आप लोक चित्रकला की बात कर रहे होते हैं तो आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं रीजनल या फोक इफ़ेक्ट के बारे में। जब किसी चित्रकला पर फोक इफ़ेक्ट है तो वो कहलाती है लोक चित्रकला, या उसका जो उद्भव है, उसका जो ओरिजिन है वो किसी प्रादेशिक जगह से या स्थानीय जगह से हुआ है, तो ऐसी चित्रकलाएं जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं लोक चित्रकलाएं। ध्यान रहे लोक चित्रकलाएं जो होती हैं वो लोक विशेष में ही प्रचलित होती हैं। तो अब आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक चित्रकलाओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि लोक चित्रकलाएं आप किन्हें बोलेंगे। देखिए सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के जो अलग अलग रीजन्स हैं आप उनको बांट लें कि लोक चित्रकलाएं किन आधार पर बांटी गई हैं। देखिए जब भी आप आंसर राइट करना शुरू करते हैं आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपके आंसर में जो पहली चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रस्तावना, या इसको आप बोल सकते हैं परिचय। ये आपके आंसर का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। इसमें जिस कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिस संदर्भ में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसकी आप सीमित सी जानकारी यहाँ पे दे सकते हो। जैसे आपसे पूछी गई है लोक चित्रकला, है ना, तो यहाँ पे आप इस प्रस्तावना वाली जगह पे लोक चित्रकला के बारे में एक इन्फॉर्मेटरी बात बोल सकते हो कि मध्य प्रदेश की जो लोक चित्रकलाएँ हैं उनका विभाजन किन किन आधारों पर किया गया है। या फिर आप यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हो कि XYZ साहित्यकार के अनुसार या किसी संस्कृति विभाग के अनुसार लोक चित्रकलाओं की परिभाषा क्या होती है ना। जब इस प्रकार की किसी विभाग की, किसी बड़ी संस्था का रेफरेंस देते हुए किसी चीज़ की परिभाषा लिखते हैं तो आपके आंसर में ऑथेंटिसिटी आती है। और ऑथेंटिक आंसर्स जो होते हैं उनको डेफिनेटली +1 अपनी पहली ही लाइन पर मिल जाता है जब वो इस तरीके का कोई रेफरेंस दे रहे होते हैं, है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है एक बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे यदि आपको लोक चित्रकलाओं की कोई परिभाषा किसी संस्कृति विभाग की आती है, सेंटर की, MP की, किसी साहित्यकार के द्वारा या किसी चित्रकार के द्वारा लोक चित्रकला की कोई परिभाषा आपको आती है तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। या फिर यदि आपको ये नहीं आता है तो आप डायरेक्टली शुरुआत कर सकते हैं कि आपने लोक चित्रकलाओं को या मध्य प्रदेश की लोक चित्रकलाओं को कितने भागों में बांटा है। आप वर्गीकरण बता दीजिए यहाँ पे। देखिए MP में जो लोक चित्रकलाएँ हैं वो मेनली 3 एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले तो जो चित्रकला आपके यहाँ पे फेमस है वो है मालवा की चित्रकला। दूसरी आपके यहाँ पे है बुंदेलखंड की, है ना। तीसरी आपके यहाँ पे है बघेलखंड की चित्रकलाएँ, है ना। ये 3 एरिया तो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है ना। अब इनमें आप देखेंगे कि यहाँ मिला करके निमाड़ी सेक्शन जो है वो ज़्यादा फेमस हो जाता है। आपका जो निमाड़ वाला एरिया है वो एक और बड़ा सेक्शन निकल करके आता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि कौन से जगह की कौन सी जो लोक चित्रकला है वो फेमस है और कैसे इस आंसर को आप यहाँ पे मेंशन करें। चलिए सबसे पहले मैं फोकस कर रही हूँ आपकी निमाड़ी चित्रकला पर। देखिए सबसे पहला हम देख रहे हैं निमाड़ी चित्रकला। तो यहाँ पे जब आप चार्ट बनाएंगे तो चार्ट में आप जैसे मान लीजिए पहला लिख रहे हैं निमाड़ी, तो यहाँ एक ही फ्लो में बता दीजिए कि निमाड़ में कौन कौन सी लोक चित्रकलाएँ फेमस है ना। मैं आपको कुछ के नाम बता देती हूँ, कुछ के नाम आप खुद से भी सर्च करें तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी अगर आपको होगी तो बेहतर होगा। जैसे निमाड़ में जो एक लोक चित्रकला फेमस है वो है जिरोती, है ना। जिरोती के अलावा यहाँ पे होता है खोपड़ी पूजन, है ना। यहाँ पे होती है सांजा फूली, और यहाँ पे और भी हैं जैसे विवाह के उपलक्ष्य पर, किसी बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य पर बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे एक होता है थापा करके होता है जो शीतला सप्तमी पर हाथों के छापे लगाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, उसे इस एरिया में थापा बोला जाता है। यहाँ पे पगलिए होते हैं, यहाँ पे मांडना होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो निमाड़ में होती है। ऐसे ही आप लोक चित्रकलाओं की श्रेणी में आ जाएंगे जब मालवा में। तो देखिए मालवा में तो बहुत ज़्यादा एनरिच्ड किस्म का है। मालवा में आप देखेंगे जैसे मालवा में है एक आपका पिथौरा, है ना। पिथौरा भित्ति चित्रकला है एक प्रकार की, पिथौरा के बारे में भील जनजाति द्वारा की जाती है। और आप देखेंगे यहाँ पे होता है चित्रावण,
है ना, यहाँ पे भी होती है संजा। इन सभी में आपको ध्यान देना है कि जो चित्रकला है, चित्र किस तरीके से बनाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जनरली बहुत सारी रूरल एरियाज़ में तो गोबर लीप कर बनाया जाता है कहीं पर, है ना, कहीं पे जो नॉर्मल फल फूल पत्तियां हैं उनसे रंग निकाल कर दीवारों पर बनाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ मालवा में ही एक लोक चित्रकला है रंगोली या मांडना, जहाँ पे हम ज़मीन पे रंग बिखेर कर चित्र बनाते हैं। तो जो इस प्रकार की शैलियाँ हैं ना, जो रीजन विशेष में होती है, इन्हें बोला जाता है लोक चित्रकलाएँ। तो हमने कुछ मालवा की डिस्कस कर ली, कुछ निमाड़ की डिस्कस कर ली। ऐसे ही मैं आपसे बात करूँगी अब यहाँ पे बुंदेलखंड की, है ना। बुंदेलखंडी अगर हम लोक चित्रकलाओं की बात करें तो बहुत सारी हैं, जैसे गोधन है, मोरैला है ना, और भी आप देखेंगे कि तिलंगा। तो इस तरीके से जब आप इस आंसर को लिखेंगे तो आप क्या करें, या तो आप इस तरीके से चार्ट फॉर्म में बता दें, है ना, और सामने सामने आप यहाँ पे एक एक दो दो लाइन बता दें। जैसे ब्रैकेट में आप बता दें कि विवाह के उपलक्ष्य पर, या किसी में गोबर का इस्तेमाल है तो इस्तेमाल बता दें, है ना। जैसे सांझा फूली में भी गोबर और फूल पत्तों का इस्तेमाल होता है। थापा में आप बता दें चावल के आटे का इस्तेमाल। इस प्रकार से आप पूरे सेंटेंसेस ना बनाते हुए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको आप फोकस करते हुए यहाँ पे पूरे चार्ट में एक्सप्लेन कर दें, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपने जो मैक्सिमम जानकारी है वो इसी चार्ट में दे दी। आपने बहुत कम एस्पेक्ट्स यहाँ पे छोड़े हैं और आपने अलग अलग जगहों के हिसाब से लोक चित्रकलाओं को समझाया है। तो अगर आप इस तरीके से आंसर को लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल आंसर आपका दिखता है और सीमित शब्दों में आप ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। अब देखिए आंसर का, ये तो आपके आंसर की मेन बॉडी हो गई। ऐसे ही आंसर का जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है आपका निष्कर्ष लिखना या आंसर को कंक्लूड करना। आंसर को जब आप कंक्लूड करते हैं, आंसर को जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो दो तीन एस्पेक्ट हो सकते हैं। या तो आप मूल्यांकन करते हुए कोई बात लिख दें, या फिर आप कोई सुझाव के तौर पर कोई बात लिख दें, या फिर तीसरा एस्पेक्ट जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वो हो सकता है कि आप इसे करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा सा जोड़ दें। तो आप देख लिया, आपने यहाँ पे चित्रकलाएं बहुत सारी देख ली, लोक चित्रकलाएं। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि आज भी हमारे यहाँ इनका अस्तित्व किस तरीके से जिंदा है। आप बताएंगे कि पिथौरा भित्ति चित्रकला जो है आज की तारीख में विदेशों में उसके जो है ऑक्शंस लगने लगे हैं, अब उसकी जो प्रदर्शनियां हैं वो लगती हैं, है ना। सांझा फूली आज भी अपने ही फॉर्म में ज़िंदा है, और मोरैला, तिलंगा, ये सारी जो पेंटिंग्स हैं इनका भी अपना जो अस्तित्व है वो अब तक बना हुआ है। इस तरीके से आप चाहें तो निष्कर्ष में इसका मूल्यांकन मेंशन कर सकते हैं। सुझाव के तौर पर आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, इस प्रकार की जो चित्रकलाएँ हैं उनको कैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। ऐसी सुझावात्मक बात भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सीमित शब्दों में करनी है, 10 से 20 शब्द, इससे ज़्यादा इसे नहीं देना है, राइट। तो ये हम लोगों ने आंसर का एक जो जनरल डिस्कशन था विद द करेक्ट फॉर्मेट वो हम लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपसे पूछा गया है पुनर्जागरण होने के मुख्य कारणों का वर्णन करें। यहाँ ध्यान दीजिए, जो पुनर्जागरण यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ये विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। विश्व इतिहास में हुआ जो रेनेसा था, जो पुनर्जागरण था, वो क्या कारण रहे कि पुनर्जागरण हो गया, उसके पीछे उत्तरदायी फैक्टर्स क्या थे, इस तरीके से आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए उत्तरदायी फैक्टर्स का जब आप जिक्र करेंगे कि क्यों पुनर्जागरण हो गया, तो उसका जो बैकग्राउंड है, जो उसकी जो पृष्ठभूमि रही है, वही इसका करेक्ट उत्तर बनेगा। सबसे पहले तो जब आप इसका प्रस्तावना लिखेंगे तो आप बता दें पुनर्जागरण के बारे में, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप संदर्भ का परिचय दे सकते हैं, बता दें कि पुनर्जागरण कहाँ हुआ, किस काल में हुआ, या पुनर्जागरण का मतलब क्या है। इस तरह की चीज़ बताते हुए आंसर की मेन बॉडी पे शिफ्ट हो जाएं। मेन बॉडी पे आपको कारण बताना है कि पुनर्जागरण आखिर हुआ क्यों। देखिए पुनर्जागरण का मतलब हमें पता है, पुनर्जागरण का मतलब होता है अंधेरे से उजियारे की ओर आना। यानी कि जो लोग अब तक जो कैथोलिक धर्म है उसके अंधविश्वास पर ही जी रहे हैं और बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लकीर के फ़कीर हो गए हैं, अब उन्होंने क्या सोचना शुरू कर दिया है, तार्किक होना शुरू कर दिया है। अब वो हर चीज़ के पीछे का साइंस जानना चाहते हैं, राइट। इस तरीके से धीरे धीरे जो है तर्क शक्ति लोगों की डेवलप हुई और लोग जो है अंधविश्वास से बाहर निकल गए। ये बेसिक पुनर्जागरण का मतलब था। अब पृष्ठभूमि जानेंगे कि ऐसी क्या घटनाएं घटी जिनसे ऐसी पृष्ठभूमि डेवलप हुई। तो देखिए यहाँ जो बेसिक उत्तर में आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर आ जाती हूँ। पॉइंट नंबर 1 आप यहाँ पे बता सकते हैं कि बहुत सारी इस समय पे साइंटिफिक खोजें हो रही थी, है ना। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें हो गई थी, वैज्ञानिकवाद का विकास हो रहा था, तो लोग विज्ञान के बारे में नई बातें जान रहे थे, है ना। ऐसे ही इस समय पे आप देखेंगे बहुत सारी भौगोलिक खोजें हो रही थी,
भौगोलिक खोजें होने की वजह से क्या हो रहा है कि नए नए रास्ते डेवलप हो गए हैं, तो नए लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, तो उनके जो विचार हैं उनका आदान प्रदान हो रहा है, नई थॉट प्रोसेस लोगों तक पहुंच रही है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। लोगों ने नई तरीके से सोचना शुरू किया है जिसकी वजह से। और देखेंगे आप कि जब नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, विज्ञान का विकास हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है आर्थिक उन्नति हो रही थी। अब जैसे जैसे आर्थिक उन्नति होने लगी तो नए नए वर्ग जो है वो समाज में बनने लग गए, और जब भी कोई नया वर्ग समाज में एंट्री लेता है तो वो जो नया वर्ग है उसकी अपनी विचारधारा होती है और वो धीरे 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 स्प्रेड होने लगती है। उसके फैलने की वजह से भी जो फैला हुआ पहले से अंधविश्वास था, कुप्रथाएं थी, कुरीतियाँ थी, उन पर एक गहरा आघात हो जाता है। और आप देखेंगे कि नया वर्ग बन रहा है, नए धनी लोग निकल करके आ रहे हैं, तो वो नई विचारधाराओं को संरक्षण दे रहे हैं, पैटर्नेज मिल रहा है नई थॉट प्रोसेस को। तो जो नया पैटर्नेज मिल रहा है उसकी वजह से भी लोग नए विचारों को अपनाने में ज़्यादा उनका फैलाव हो पा रहा है, ज़्यादा विस्तार हो पा रहा है और लोग इजीली नए विचारों को अपना पा रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जन जागरूकता बहुत बढ़ रही है, जिसमें साहित्यकारों का योगदान आप नहीं भूल सकते, है ना। साहित्यकार जो रहे हैं जैसे आप थॉमस एक्विनास, दांते, इनकी जब आप बात करें, इन्होंने जो अपने लिटरेचर उस समय लिखे हैं वो पुरानी कुरीतियों को, पुराने अंधविश्वासों को तोड़ने का काम करते हैं। लोग जब उन्हें पढ़ रहे हैं लोकल लैंग्वेजेस में, चूँकि इस समय बड़ा एक आविष्कार था छापे खाने का आविष्कार, यानी कि प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ थी वो अब आ गई थी, ईजीली बड़े स्तर पर किताबें छप रही हैं, आम भाषाओं में छप रही हैं, आम लोगों तक पहुंच रही हैं, तो लोग इन विचारधाराओं को समझ पा रहे हैं और जन जागरूकता लोगों में बढ़ रही है, ये भी एक बेसिक कारण। और आप देखेंगे कि चूँकि धीरे 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 ये सारे बदलाव आ गए, इसलिए जो अंधविश्वासी वर्ग था उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, या उन्होंने जिस वर्ग को विशेषाधिकार दे रखे थे, अब उसका भी धीरे धीरे समापन हो गया। तो ये सब कुछ बेसिक कारण रहे हैं जिनकी वजह से क्या हो गया, पुनर्जागरण का जो आगाज है वो हो जाता है। राइट? तो चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे, लेकिन उसके पहले इस उत्तर के निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, निष्कर्षता क्या बता सकते हैं आप। तो देखिए, जब भी आप इस तरीके की बड़ी ऐतिहासिक घटना, बड़े बदलावों का निष्कर्ष लिखते हैं तो आप उसके इम्पैक्ट बताते हुए निष्कर्ष लिखें कि इतनी जब बड़ी घटना हुई तो एक दीर्घ काल में क्या इम्पैक्ट आया विश्व पर या उस पर्टिकुलर जगह पर। तो आप देखें, आप बता सकते हैं कि इस पुनर्जागरण से प्रेरणा लेकर विश्व के कई देशों में पुनर्जागरण हुआ, भारत भी इसी का एक उदाहरण है ना। जब यूरोपियन कंट्रीज़ में रेनेसां आ गया था, पुनर्जागरण हो गया था, तो धीरे धीरे भारत जैसे जो देश थे उन्होंने भी इससे प्रेरणा प्राप्त की है और उन्होंने भी पुनर्जागरण की घटनाएं अपने देश में देखी हैं। राइट? तो इस तरह की बात के साथ जो आप है इसका समापन कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसका परिचय लिखेंगे तो आप ज़रूर बताएं कि पुनर्जागरण किस काल में हो रहा है। फैक्ट्स का अपना इम्पोर्टेंस है एमपीपीएससी में, तो फैक्ट्स को मिस नहीं करना है, डेफिनेटली फैक्ट्स को लिखना है। राइट? चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 6th सेंचुरी बीसी में उत्तर भारत में नवीन धर्मों के उदय के प्रभाव को समझाना है। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन के बारे में जानें कि 6th सेंचुरी बीसी में उत्तर भारत में कौन से नए धर्म आए। देखिए, 6th सेंचुरी बीसी में उत्तर भारत का मतलब है कि हमारा जो ये गंगा वैली से लेकर के नर्मदा वाला जो बीच में जोन पड़ता है, इसकी बात हो रही है। ऊपर एक्सट्रीम नॉर्थ जम्मू की बात नहीं हो रही है, हम गंगा वैली से नर्मदा वैली तक की बात कर रहे हैं। 6th सेंचुरी बीसी में जो उत्तर भारत रहा है वहाँ पे नवीन धर्म। तो यहाँ देखिए, 6वीं शताब्दी बीसी का जो समय है वो महाजनपदों का समय है, जनपद से महाजनपद का समय। और इस समय यहाँ पे जो नवीन धर्म उत्पन्न हुए हैं वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली जैन और बौद्ध लिखा है। तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी भी आपको डेवलप करनी है कि आप जो कालक्रम दे रखा है, जो क्रोनोलॉजी दे रखी है, क्रोनोलॉजी के आधार पर इन चीज़ों का जजमेंट कर सकें। तो यहाँ हमने क्रोनो के आधार पर जजमेंट कर लिया कि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो इम्पैक्ट थे वो क्या थे, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कैसे देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे वो 6th सेंचुरी बीसी में जब उनका उदय हो रहा है, किन के समय में हो रहा है, कौन उस समय शासक हैं और किसने इन धर्मों को पैटर्नेज दिया है। जब आप परिचय देंगे तो परिचय में आप इस तरह की बात सबसे पहले कर दें ताकि एक फैक्चुअल पॉइंट जो है आपके आंसर के साथ ऐड ऑन हो जाए।
जैसे आपके आंसर के साथ फैक्चुअल पॉइंट एड ऑन होंगे, आंसर की शुरुआत अच्छी होती है। इसके बाद हम आंसर की मेन बॉडी पर आना शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं, है ना। सबसे पहले तो आप उत्तर में अपने परिचय में स्पेसिफाई कर दें अपना, जब आप परिचय लिख रहे होंगे, आंसर शुरू कर रहे हैं, तब आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें कि यहाँ पे आपसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो है प्रश्न पूछा गया है ना। अब यहाँ पे आप बता दें कि जैन और बौद्ध धर्म जो दोनों हैं 6वीं शताब्दी में कौन से शासकों के समय में आए हैं, ये आपको बता देना है 10 से 20 शब्दों में, तो आपका यहाँ पे परिचय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाए आंसर की मेन बॉडी पर। अब आप क्या प्रभाव रहे हैं, जब आप इस पर चर्चा करेंगे तो आपको जैन और बौद्ध धर्म से आने वाले जो बदलाव रहे हैं सामाजिक और धार्मिक स्तर पर, आपको उनकी चर्चा करनी है। क्योंकि ध्यान रहे, जैन और बौद्ध धर्म का जो उदय है वो एक सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म है, एक तरह से बोला जा सकता है कि ये सामाजिक धार्मिक सुधार के तौर पर देखा गया है उस समय में। तो जो सामाजिक धार्मिक स्तर पर बदलाव आए हैं वही इसके प्रभाव कहलाएंगे, राइट। तो चलिए देखेंगे, इन प्रभावों को आप चाहें तो 2 भागों में बांट कर ही बता दें। पहला आप बता दें कि सामाजिक स्तर पे क्या प्रभाव आए हैं, और दूसरा आप बता दें कि धार्मिक स्तर पे क्या प्रभाव आए हैं। देखिए, सबसे पहले सामाजिक की बात करें, आपको पता होगा कि समाज जो है इसके ठीक पहले 6वीं शताब्दी के पहले जब वैदिक काल चल रहा था, तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे सामने थी। तो सबसे पहले तो वर्ण व्यवस्था को एक गहरा आघात पहुंचाने का कार्य जो है वो जैन और बौद्ध धर्म ने किया है। वर्ण व्यवस्था को उन्होंने नकारा है, राइट। इसके पहले तक जो थी धर्म में आपने देखा होगा वेदों की सत्ता थी, है ना। वेदों को एक्सट्रीम सुप्रीम माना जाता था। वेदों की सत्ता को जो है जैन और बौद्ध धर्म नकारते हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद आप और देखेंगे और जो बदलाव इस समय में यहाँ पर आए हैं, महिलाओं की जो स्थिति डिग्रेडेड थी वो यहाँ पे थोड़ी सी सुधरती है ना। जो चौथा वर्ण है यानी कि शूद्र वर्ण जो है उसकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार आपको देखने को मिलता है ना। और आप देखेंगे कि जो कर्म कांड हैं, कर्म कांड और अंधविश्वास जो थे उनसे भी यहाँ पे मुक्ति मिल जाती है लोगों को, है ना। जो नया वर्ग है, नए लोग हैं, है ना, उन्हें समाज में स्थान प्राप्त हो रहा है। लोग अपनी मर्जी से, अभी तक तो क्या हो गया था, अनुवांशिक कर दिया गया था। जो व्यवस्था, जो व्यवसाय व्यक्ति चूज करना चाहता है वो अनुवांशिक हो गया था। लेकिन इन दोनों धर्मों के उदय ने उस व्यवस्था को भी तोड़ते हुए व्यक्ति स्वयं जो है इसका चुनाव कर सके, ऐसी व्यवस्था को अपनाया, है ना। तो अल्टीमेटली जब आप इनके प्रभाव बता रहे होंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए बताना है कि समाज में क्या क्या बदलाव आए हैं, वो बदलाव ही क्या है, प्रभाव कहलाएंगे हमारे लिए, राइट। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रभाव डिस्कस कर लिए हैं। मेनली जो प्रभाव आए हैं वो या तो सोशल स्तर पर आए हैं या फिर वो आए हैं रिलीजियस स्तर पर, है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर मैं इकोनॉमिक स्तर पर या पॉलिटिकल स्तर पर बात करूँ तो बदलाव हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं हैं। जो मेन रिफॉर्म का समय था वो था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का समय, राइट। तो जो प्रभाव आपको बताने हैं वो सामाजिक और धार्मिक स्तर के बताने हैं। जब आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे तो निष्कर्ष में आप इस बात को बताएं कि जब ये भारत की उत्तर भारत में देखा जाए तो ये पहला, अपने आप में पहला सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के तौर पर सामने आया था, जिसकी वजह से जो समाज है उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली थी अपने तरीके से जीवन जीने की, राइट। और जो धर्म के नाम पर आडंबर और कर्मकांड फैले हुए थे उनकी समाप्ति होती है। इस तरह की बातें आप यहाँ पे बताएं और इसको करंट से भी आप जोड़ सकते हैं कि इनकी इसी समृद्ध विचारधारा की वजह से ये जो धर्म है आज भी जस के तस व्यापक क्षेत्र में फैले हुए हैं। जब आप इस तरीके से आंसर को समाप्त करेंगे तो आंसर जो है आपका अच्छा दिखाई देता है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, शासक के रूप में आपको बलबन के चरित्र का मूल्यांकन करना है। देखिए, जो चारित्रिक मूल्यांकन वाला जो क्वेश्चन है ये जनरली एमपी पूछती है ना। अब चारित्रिक मूल्यांकन किन किन का पूछा जा सकता है, मैं इस पे फोकस करूंगी। सबसे पहले तो पूछा जा सकता है किसी शासक का, जो कि जनरली पूछा जाता है मैक्सिमम तौर पर। शासक के अलावा आपसे पूछा जा सकता है किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का, जो शासक तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ी सपोर्टिंग भूमिका में है ना। ऐसे लोगों का आपसे चारित्रिक मूल्यांकन कई बार एमपी जो है वो पूछ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि बलबन के चरित्र का मूल्यांकन करें। आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप किसी का चारित्रिक मूल्यांकन कर रहे हो आपको उसकी उपलब्धियाँ फोकस करनी है कि उसने क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं, उसके अचीवमेंट से ही उसके चरित्र का मूल्यांकन हम करेंगे। उसने कौन कौन से कदम उठाए हैं, कौन कौन से स्टेप्स उसने उठाए हैं,
और उन स्टेप्स से उसने क्या बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इसी के आधार पर हम किसी व्यक्ति का चरित्र बता सकते हैं, राइट। तो जब आप बलबन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि बलबन जो था गुलाम वंश का शासक है। जब भी परिचय देंगे, परिचय में बताएं कौन से वंश का शासक है, कालक्रम बताएं, किस समय वो गद्दी पर बैठ रहा है। जब आप इस तरीके का फैक्चुअल बात लिखते हैं तो परिचय थोड़ा सा फैक्ट से परिपूर्ण दिखता है, और फैक्ट जब लिखे होंगे तो एमपी जो है एक्स्ट्रा मार्क्स आपको एमपी में मिल जाते हैं। फैक्ट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट। तो गुलाम वंश के हैं, जिस समय गद्दी पर बैठ रहे हैं वो आप बताएं। दूसरा, यहाँ आप ये भी बता दें कि ये आनुवांशिक रूप से गद्दी पर नहीं आए हैं, ये भी एक प्रकार के गुलाम ही थे, है ना, जो कि आनुवांशिक स्तर पर इनको गद्दी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ये गुलाम थे जिनको बेच दिया गया था और उसके बाद ये अपनी मेहनत से जो हैं शासक बने हैं। तो इनका चरित्र की पहली बात तो यहीं से सामने आ जाती है कि बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा योग्य, क्योंकि एक गुलाम रहे और अपनी योग्यता के बल पर ही क्या हुआ, गद्दी हासिल की इन्होंने, राइट। तो पहली तो जो उपलब्धि है उसी से इनके चरित्र की पहली विशेषता हमारे सामने आ गई, राइट। ऐसे ही आप जब आंसर की मेन बॉडी में आएंगे तो आप कीवर्ड्स में बात बताएं, और कीवर्ड्स में इनकी चारित्रिक विशेषता लिखते हुए उसका एक लाइन में, सिंगल लाइन में एलेबरेशन कर दें। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि आप यहाँ पे बता सकते हैं कि बहुत ही दूरदर्शी शासक रहा है वो, है ना। इन्होंने जितने भी निर्णय लिए हैं अपने, वो इन्होंने दूरदर्शिता को ध्यान में रख कर के लिए हैं। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने उलेमाओं का जो वर्चस्व था उसको भी इन्होंने चुनौती दी थी, है ना, यानी कि उलेमाओं का जो हस्तक्षेप था उसको भी ये चुनौती देते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे कि धार्मिक नेचर के व्यक्ति थे, इनका जो चरित्र है वो धार्मिक बताया जाता है। ये एक योग्य और न्यायप्रिय शासक थे। न्यायप्रिय थे इन द सेंस कि न्याय तो ये बहुत कठोरता से करते थे, लेकिन भेदभाव नहीं करते थे कि इसे कम सज़ा देनी है और इसे ज़्यादा सज़ा देनी है ना। कठोर थे और न्यायप्रिय भी थे। और आप देखेंगे कि राजनीतिक एकाधिकार जो है उसकी स्थापना ये कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि उलेमाओं का वर्चस्व इन्होंने समाप्त किया। जो आमिर जो रहे हैं चालीसा दल के, उनका भी जो राजनीतिक वर्चस्व है उसको भी इन्होंने चुनौती दी है, और अंत में राजनीतिक एकाधिकार इन्होंने अपना स्थापित किया है। और आप देखेंगे इनके चरित्र की विशेषता, ये बहुत ही निरंकुश और स्वेच्छाचारी, यानी कि ही वॉज एन ऑटोक्रेट, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जनतंत्र या लोकतंत्र जैसी अवधारणा इस समय नहीं थी। निरंकुशता से इन्होंने राज किया है। स्वेच्छाचारी यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार इन्होंने अपने निर्णय लिए हैं, लेकिन डेफिनेटली वो निर्णय दूरदर्शी होकर के इन्होंने लिए हैं। तो इनका चारित्रिक मूल्यांकन जब आप करते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि इनके गद्दी पर आने के पहले जो सल्तनत थी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो इस समय थोड़ी सी ढीली थी, और इस व्यवस्था को बहुत ही अल्पकाल में इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रूप दे दिया था। तो इस प्रकार से इनके चरित्र का जो मूल्यांकन है वो एक योग्य और कुशल शासक के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार से जब आप इस उत्तर को मेंशन करते हैं तो इनकी उपलब्धियां, इनके द्वारा किए गए कार्य, उन सभी से रिलेटेड फैक्चुअल पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन करें, राइट। यदि कोई आप जानते हैं तो डेफिनेटली आपको मेंशन करना ही करना है। जब इनके चरित्र का मूल्यांकन कर रहे हों और किसी साहित्यकार ने यदि इनके बारे में कोई बड़ी बात कही है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। जैसे यदि आप नोट करना चाहें तो कर लें। ईश्वरी प्रसाद जी ने इनके बारे में लिखा है कि बलबन एक महान शासक और योद्धा और राजनेता थे, जिन्होंने अल्पवयस्क मुस्लिम सल्तनत की जो संकटपूर्ण काल था उस समय में इन्होंने सल्तनत की रक्षा की थी। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो ईश्वरी प्रसाद जी इनके बारे में बोलते हैं। तो जब भी आप किसी शासक के बारे में लिखेंगे और किसी साहित्यकार की कोई कुछ शब्द जानते हैं उनके संदर्भ में, तो आप कोटेड शब्द ज़रूर लिखें, उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है अशोक के धम्म की आप व्याख्या करें, है ना। सबसे पहले तो ध्यान रहे ये जो अशोक का धम्म है वो क्या है, आप सबसे पहले परिचय में से परिभाषित कर दें। यहाँ पे धम्म का मतलब है धर्म, है ना। अशोक के धम्म की या अशोक के धर्म की व्याख्या आपसे पूछी है, तो सबसे पहले तो परिचय में वही आपको करना है। अशोक का छोटा सा परिचय दे दें, किस समय गद्दी पर आए हैं, कौन से वंश को बिलोंग करते हैं, और
चूंकि इनसे इनके धम्म की व्याख्या पूछी गई है और इनका धम्म जो है इनका जो योद्धा जीवन है उसके बाद आया है, तो आप परिचय में ही थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में दे दें कि इन्होंने लंबे समय तक कई सारे युद्ध लड़े हैं, युद्धों में इन्होंने सफलता प्राप्त की है और अंत में जाकर अंतिम समय में इन्होंने क्या कर दिया, युद्ध की नीति को छोड़कर धम्म की नीति को अपनाया। क्यों? क्योंकि ग्लानि से भर गए थे, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था इन्हें कि इन्होंने जो कार्य किए हैं उससे कई ज़्यादा लोगों को हानि पहुंची है, मानवीय मूल्यों को ठेस पहुंची है, बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि से भर गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने युद्ध की नीति छोड़कर धम्म की नीति अपनाई। ये जानकारी आप शुरुआत में ही दे दें, इसके बाद हम इनके धम्म पर आ जाते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो उत्तर होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली हमको किताबों में मिलते नहीं हैं, है ना। इनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर वगैरह अच्छा पढ़ रखा होगा तो आपको इजी गोइंग ये जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाते हैं, है ना। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दूं कि अशोक का धम्म क्या था, तो चूँकि मुझे पढ़ने का शौक़ है तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में पढ़ रखा है और इनके बारे में जो जानकारी मेरे पास है उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अशोक के धम्म की जो जानकारी है वो आपको कहाँ से मिलती है, तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि अशोक के जो धम्म की परिभाषा है वो आपको मिलती है राहुलोवाद सुत्त नामक ग्रंथ से, जहाँ पे इनकी परिभाषा में ये लिखा गया है अपासिन्वे बहुकयाने दया दनये सचे सोचये मार्दवे सदवे च। ये जो परिभाषा है ये इनके धम्म को परिभाषित करती है। जब आप इस प्रकार की बातें अपने आंसर्स में लिखते हैं कोटेड फॉर्म में अंडरलाइन करके तो बहुत हाईली इम्पैक्टफुल होती हैं। ज़रूर लिखें आप कि जो धम्म की परिभाषा है राहुलोवाद सुत्त से ली गई है और परिभाषा कुछ इस प्रकार है। इसके बाद हम लोग परिभाषा का जो मीनिंग है वो समझा देंगे। बेसिकली ये परिभाषा कुछ नहीं कहती, ये परिभाषा बताती है कि जो व्यक्ति होना चाहिए उसके धर्म में कुछ गुण शामिल होना चाहिए। ये गुण जो है वो यहीं पे लिखे हैं, जैसे दया, दान, सत्य, है ना, उसके अंदर मृदुता होनी चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं वो सारी बातें जो हैं इनके धम्म से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम परिभाषा और इसका अर्थ बताते हुए मेंशन कर देंगे कि अशोक का धम्म क्या है। अब हमने अपने प्रस्तावना में और यहाँ पर दो बातें अब तक बता दी हैं कि अशोक का जो धम्म है बेसिकली वो उसने क्यों अपनाया, युद्ध की नीति छोड़ करके आत्मग्लानि से भर जाने के कारण। और धम्म की परिभाषा जो है वो हमको मिलती है राहुलोवाद सुत्त से और परिभाषा है, दोबारा सुन लें, अपासिन्वे बहुकयाने दया दनये सचे सोचये मार्दवे सदवे च। इस प्रकार के जो शब्द हैं लिखेंगे तो अच्छा लगता है, राइट। तो अब धम्म की परिभाषा में इन्होंने जो टॉपिक्स बताए हैं, जो गुण इन्होंने बताए हैं, अगर आप इन्हीं गुणों को एक्सप्लेन कर देंगे तो आराम से धम्म की व्याख्या हो जाती है ना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं पॉइंट नंबर 1 में अपासिन्वे बहुकयाने दया दनये सचे। तो एक एक करके आप सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। आप एक्सप्लेन कर दे दया कि किस तरीके से उन्होंने मानव जानवर सभी के प्रति दया करने की बात की है। दान की उन्होंने बात की है कि दान करना चाहिए, है ना। सच यानी कि सत्यता की बात की है। उन्होंने साधुता की बात की है, आपको विनम्र होना चाहिए। उन्होंने मृदुता की बात की है कि आदमी की जो वाणी है वो मृदु होना चाहिए, कठोरता से बात नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार के जो मेन उन्होंने कल्याण की बात की है, जन कल्याण भी यहाँ पे एक एलिमेंट है ना। तो हम ये बताते हुए उनके स्टेप्स बता दें कि धम्म के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए, है ना। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, अपनी धम्म की नीति के तहत ही कई सारे अस्पताल इन्होंने बनवाए थे जो कि इनकी दया और जन कल्याण को रिलेट करते हैं। ऐसे ही उनके जो भी स्टेप दान, सत्य, साधुता, मृदुता आदि को रिलेट करते हैं, उनके पिलर्स में काफ़ी सारी बातें बताई गई है, तो उनको आप यहाँ पे रिलेट करते चलें। ऐसे करके आप एक स्ट्रॉन्ग आंसर यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं जिसके आपको डेफिनेटली 4.5 से 5 नंबर मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये जो पूर्णांक होते हैं उसी में मार्किंग होती है, पूर्णांक के अलावा नहीं होती। तो यस, कई सारे जो आपके मेंस के सेंटर हैं ये सेंटर्स पर मैंने देखा है डिफरेंशिएशन, क्योंकि कई सारे सेंटर्स पर जहाँ कॉपियाँ चेक हुई हैं वहाँ पे केवल और केवल पूर्णांक में मार्किंग की गई है और कुछ सेंटर्स ऐसे रहे हैं जहाँ पे पूर्णांक के अलावा आपको हाफ नंबर्स भी दिए गए हैं। तो इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी मुझे फ़िलहाल नहीं है, बट हाँ, आपको कोशिश ऐसी ही करनी है कि आप हाफ मार्क्स तो एक्स्ट्रा ही सब जगह गेन करें। यदि आप हाफ मार्क्स भी सब जगह अपने कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बड़ा मार्जिन 50+ मार्क्स से ज़्यादा बड़ा मार्जिन क्रिएट कर लेंगे।
तो डेफिनेटली इस विषय में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको ऐसा आंसर लिखना होगा जो आपके डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को पूरी तरीके से फुलफिल करता हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। अशोक के धम्म की नीति हमने यहाँ समझ ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर आप एक लेख लिखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता दूं कि जब भी आपसे किसी एरा की प्रशासनिक व्यवस्था पूछी जाए तो उसका मतलब क्या होता है, आप पहले वो समझें। राइट, प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब ये होता है, प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपके राज्य की, देश की सुप्रीम हिरार्की, यानी कि जो आपकी पोस्ट नंबर 1 से लेके पोस्ट नंबर लास्ट तक है ना, डिवीजन कैसे किया गया है, ये जो बेसिक ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है प्रशासनिक स्ट्रक्चर। और ये आपको हर एरा में अलग अलग मिलेगा। आपसे यहाँ पे पूछा गया है किसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। देखिए, पूछने का बहुत बड़ा रीज़न, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा उत्तम किस्म की थी। अब उत्तम कैसे थी मैं आपको बताती हूँ। इसे बांट के पढ़ा जाता है 3 पार्ट्स में। विजयनगर साम्राज्य की जो व्यवस्था है, सबसे पहले इसमें आता है केंद्रीय, केंद्रीय के बाद आता है यहाँ पे प्रांतीय, और प्रांतीय के बाद यहाँ पे आता है ग्रामीण, है ना। 3 स्तरों पर इन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बांट रखा था। यही कारण है कि इनका जो रूरल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि इन्होंने रूरल स्तर पर भी एक जो हिरार्की है वो डेवलप कर रखी थी। सेंटर पे हम आ जाएं तो सेंटर की जो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी है, सबसे पहले याद रखना है, सेंटर पे जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो राजा है। राजा के नीचे होते हैं युवराज, युवराज के जो नीचे होते हैं वो होते हैं प्रधानी, है ना। अब इनके बारे में आप पता करें, राजा जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, युवराज जो होंगे वो प्रांतीय गवर्नर होते हैं, प्रधानी जो होते हैं वो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे केंद्र में जो डिवीजन है वो दे रखा है। प्रांत की मैं बात करूँ तो प्रांत को इन्होंने कैसे बांट रखा है अपने साम्राज्य को, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। जैसे सबसे पहले होता है आपका साम्राज्य पूरा, साम्राज्य के बाद यहाँ पे आते हैं आपके मंडल, मंडल के बाद आते हैं आपके यहाँ पे नाडु, फिर आते हैं वलनाडु, और वलनाडु के बाद आपका आता है ग्राम। बेसिकली सबसे ऊपर है कंट्री, मंडल यहाँ पे जो हैं वो आपके स्टेट्स हैं, नाडु है आपके जिले, वलनाडु जो है वो ग्रुप ऑफ विलेजेस है, और ग्राम जो है सिंगल यूनिट ऑफ विलेज है। इस प्रकार से यहाँ बांटा है। ऐसे ही मैं ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पे आयंगर व्यवस्था जो थी वो प्रशासनिक देखरेख का काम करती थी। तो जब आप इस तरीके से इस प्रशासनिक व्यवस्था को समझा करके आएंगे तो आप बहुत ही सीमित शब्दों में मैक्सिमम जानकारी वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की दे चुके हैं। यहाँ पे आप ब्रैकेट में बता दें, राजा जो है उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं। बेसिकली सुप्रीम अधिकारी है वो न्याय का अधिकारी है, इस प्रकार से यहाँ लिख दें। युवराज जो है वो प्रांतीय गवर्नर हैं, प्रधानी जो है वो गांवों के प्रधान हैं। यहाँ पे आप प्रांतीय डिवीजन में बता दें कि ये जो वर्गीकरण है वो साम्राज्य को बांटता है कि साम्राज्य पहले मंडलों में बटे हैं, फिर नाडु में, फिर वलनाडु में, और फिर ग्राम में। और यहाँ पे आयंगर व्यवस्था का जिक्र करें कि यहाँ जो परिषद बनी है वो किस प्रकार से गांवों की प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करती है ना। इसमें टोटल 12 अधिकारी होते हैं आयंगर व्यवस्था में। इस प्रकार से समझा करके आप इस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं, है ना। अब आप इसके परिचय में और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे ये बात हमने डिस्कस नहीं की है, तो ध्यान रहे जब आप ऐसे क्वेश्चंस का परिचय लिख रहे होते हैं प्रशासनिक व्यवस्था का, तो यहाँ पे आप कालक्रम या किसी पर्टिकुलर आदमी का जिक्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाएं तो जो हैं वो लगातार समय के साथ बदली हैं, है ना। हर आने वाले शासक ने इसमें अलग अलग प्रकार के बदलाव किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का जो कालक्रम वाली बात है वो यहाँ ना करें, बदले में आप ये बताएं कि कौन कौन से वंश रहे हैं यहाँ पर। तो बता दीजिए कि विजयनगर साम्राज्य में जो है 4 वंश जो है वो रहे हैं। सबसे पहले रहे हैं संगम, संगम पर सालु, फिर रहे हैं तुलु, और रहे हैं आरबिडु, है ना। तो इन चारों ने ही अपने अपने हिसाब से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनको बदलने में, उनको सुधार करने में अपना योगदान दिया है। कुछ विशेष शासकों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कृष्णदेव राय का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के की हैं। ऐसी बातों के साथ आप अपने उत्तर का निष्कर्ष मेंशन कर दें और उत्तर की समाप्ति करें। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम शब्दों में दिया जाना ही ज़्यादा नंबर लाने की होती है, और आप लोग इसे डेफिनेटली फॉलो करें। आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में इसका बेनिफिट डेफिनेटली देखेंगे। चलिए अब मैं आगे आ जाती हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है वो पूछा गया है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में अंग्रेज़ों की
जो सफलता थी और फ्रांस की जो असफलता थी उसके क्या कारण थे। सबसे पहले तो क्वेश्चन से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अंग्रेज़ों की सफलता के कारण और फ्रांस की असफलता के कारण एक ही हैं। ऐसा ना हो कि आप इन्हें अलग अलग लिखने की कोशिश करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों का आप परिचय दे दें कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है वो कर्नाटक युद्ध सीरीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। आप यहाँ पे बता दें कि कर्नाटक के जो युद्ध हैं वो 3 फेज़ में कंप्लीट हुए हैं। तीनों युद्धों का जो कालक्रम है वो आप डेफिनेटली मेंशन कर दें कि कौन कौन से समय में तीनों युद्ध जो है वो अलग अलग हुए हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे कि जो पहला युद्ध है वो हुआ था 1746 से लेकर के 48 तक, दूसरा हुआ है 49 से 54 और जो तीसरा युद्ध हुआ है वो हुआ है 58 से 63। तो 1746 से 1763 तक चले कर्नाटक युद्ध सीरीज़ को बोला जाता है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसमें क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है कि अंग्रेज सफल रहे हैं और फ्रांस असफल हो गया, है ना। उत्तरदायी क्या क्या रहे आपको इसकी चर्चा करनी है। देखिए बहुत सारे उत्तरदायी कारक रहे हैं और जो कि बहुत ऑब्वियस किस्म के रहे हैं, है ना। ये उत्तर बहुत ज़्यादा ऑब्वियस किस्म का उत्तर है, मैं चर्चा कर लेती हूँ थोड़ी सी आपसे, है ना। सबसे पहले तो आपको जिक्र कर देना है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का, जो कि मैंने अभी अभी आपसे किया। कर्नाटक युद्ध सीरीज तीनों युद्धों का मेंशन कर दें, है ना। इसके बाद आप आ जाए आंसर की मेन बॉडी पर कि कारण क्या रहे। तो कारण नंबर पहला, है ना, कि जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, EIC जो थी वो क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, है ना, निर्भर नहीं थी बिल्कुल भी। जबकि आप फ्रेंच जो ट्रेडिंग कंपनी थी उसकी बात करें तो वो उनकी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थी, है ना। बेसिकली ये गवर्नमेंट के अंडर आती थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो नॉन गवर्नमेंट बॉडी थी, तो जिसकी वजह से वो अपने डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट थी और फ्रेंच बॉडी जो थी वो डिसीजंस लेने के लिए डिपेंडेंट थी, राइट। इसी तरह आप देखें कि अंग्रेज़ों का जो वर्चस्व था वो नॉर्थ इंडिया में भी था और साउथ इंडिया में भी था, जबकि फ्रेंच जो कैटेगरी थी वो केवल साउथ में थी, नॉर्थ में नहीं थी, बड़ा पार्ट उनके पास नहीं था, इसीलिए जो वर्चस्व था ज़्यादा वो अंग्रेज़ों का था। ऐसे ही मैं सैन्य संगठन की बात करूं तो डेफिनेटली जो नौसेना थी वो अंग्रेज़ों की बहुत अच्छी थी, फ्रेंच लोगों की बहुत अच्छी नहीं थी। अंग्रेज़ अधिकारी जो थे वो बहुत ज़्यादा निष्ठावान किस्म के अधिकारी थे, जबकि आप फ्रेंच अधिकारियों की बात करेंगे तो लाली जैसा व्यक्ति जो कि ओवर अग्रेसिव हो जाता है ना। आप और भी जो फ्रेंच गवर्नर्स यहाँ पे आए हैं उनकी अदूरदर्शिता के कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी वजह से भी ब्रिटिशर्स को यहाँ पे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, जबकि फ्रेंच लोगों के हारने के चांस बन जाते हैं। तो इस तरीके से कई सारे छोटे मोटे दिक्कतें यहाँ पे निकल करके आती हैं। अब जैसे आप जिस समय इन दोनों की लड़ाई हो रही है, बंगाल एक बड़ा सेंटर है ना। अब बंगाल की लड़ाई दोनों के बीच में चल रही थी, लेकिन इनकी अदूरदर्शिता का ही परिणाम था कि फ्रेंच कंपनी ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और बंगाल उनके हाथ से निकल गया और ये बंगाल आ गया अंग्रेज़ों के हाथ में। और बंगाल जैसा ट्रेडिंग सेंटर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाने के बाद तो फ्रेंच की हार तय हो जाती है। और भी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जैसे मैं आपसे डिस्कस करूंगी यहाँ पे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो अनिर्भरता थी, उस अनिर्भरता की वजह से उन्होंने जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लिए वो बहुत स्पॉन्टेनियस लिए हैं। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने के लिए परमिटेड नहीं थी। उनको पहले वहाँ की सांसद से, वहाँ की जो संसद है वहीं से सब कुछ पारित करवाना होता था और इकोनॉमिक बजट भी उन्हें वहीं से मिलता था, जबकि ब्रिटिशर्स के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेज थे। दूसरा मैं एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना भूल गई कि जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो आर्मरी है वो भी डेफिनेटली ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा अच्छी है, फ्रेंच के पास अच्छी नहीं है। तो ये कुछ रीजंस रहे जिनकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जीत जाती है और जो फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी है वो कर्नाटक युद्ध सीरीज़ में हार जाती है, राइट। तो इन चीज़ों को आप समाप्त कर दें। समाप्त करने के साथ ही आप यहाँ पे निष्कर्ष आपको डेफिनेटली हर क्वेश्चन का लिखना है। निष्कर्ष में आप ये चीज़ ज़रूर बताएं कि उनके हारने के अब तक के जो परिणाम है वो आप देख सकते हैं। आज भी शीत युद्ध जैसी कंडीशंस हमने देखी हैं आने वाले भविष्य में, और अभी भी जो ट्रेड वॉर जैसी कंडीशन है वो तब भी वैसी ही थी और आज भी ट्रेड वॉर किस तरीके से हावी है, ऐसी बातों के साथ आप इस क्वेश्चन को जो है एंड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला हमारे सामने आ रहा है 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या रहा। देखिए अब मैं बहुत ज़्यादा आंसर फॉर्मेटिंग की डिटेल नहीं करूँगी, अब मैं सीधे आ जाती हूँ कि आपको क्या लिखना चाहिए उत्तर में, राइट। तो 1857 का जो विद्रोह रहा है आप उसकी यहाँ पे चर्चा कर लें सबसे पहले तो,
है ना। अब यहाँ पे आपसे डायरेक्ट परिणाम पूछे हैं तो आप परिचय में ही बता दें कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, राइट। 1857 का जो विद्रोह है मेरठ छावनी से किस प्रकार शुरू हुआ उसकी आपको चर्चा कर देनी है, और यहीं पे चर्चा में ही आप बता दीजिएगा कि किस तरह से इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो माना गया है, उसकी संज्ञा दी गई है। अब आपसे पूछा गया है कि इसके परिणाम क्या रहे। आप प्रस्तावना में एक बात और बता दें कि हालांकि ये जो प्रयास था वो असफल था। 10 से 20 शब्दों में आप बता दें कहाँ से शुरू हुआ है और इससे किसकी संज्ञा दी जाती है और किस प्रकार से इसे असफल माना जाता है। अब मैं आ जाती हूँ परिणामों पर। परिणामों में आप शुरुआत इसी तरह करें कि भले ही इसे असफल माना गया हो परंतु बावजूद इसके जो परिणाम थे वो बहुत ज़्यादा ही भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण थे, वहीं ब्रिटिशर्स के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। इसलिए जब आप इसके परिणाम पढ़ते हैं तो परिणाम आप इसके दो पक्षों में पढ़ते हैं, है ना। पहला तो परिणाम आप पढ़ते हैं कि भारतीयों के पक्ष में यानी कि सकारात्मक क्या रहे, और दूसरा आप पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स के पक्ष में यानी कि नकारात्मक क्या रहे। चलिए देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं भारतीयों के पक्ष में, है ना, और इधर हम लिख देंगे ब्रिटिशर्स के पक्ष में। सबसे पहले बात करेंगे भारतीयों के पक्ष में क्रांति के क्या परिणाम भारतीयों के पक्ष में रहे। तो देखिए सबसे पहला तो ये कि जो सत्ता थी उसका हस्तांतरण हो गया। सत्ता जो थी वो अब क्राउन के पास चली गई थी, यानी कि अब हमारे बीच में कोई और थर्ड पार्टी हम पे अधिकार नहीं जताएगी। जो डायरेक्टली भारत पे जो शासन होगा वो किसका होगा, ब्रिटिश क्राउन का होगा, ना कि किसी कंपनी का। कंपनी से जो सत्ता के अधिकार थे वो छीन लिए गए थे। नंबर 2, यहाँ देखो कि किसी भी प्रकार का अब साम्राज्यवाद नहीं हो सकता था, तो साम्राज्यवाद का जो था वो अंत हो गया, यानी कि भारत का अन्य कोई और हिस्सा अब ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर नहीं करेगी। ये भी एक बात जो है 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप सामने आई थी। ऐसे ही आप थर्ड चीज़ जो भारतीयों के पक्ष में होती हुई देख रहे हैं कि एक जागरूकता का माहौल आया, है ना। जागरूकता का माहौल आया, एक चेतना सामने आई, एक प्रेरणा मिली कि हम सभी को क्या होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। यदि हम संगठित होकर कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होंगे। अभी जो हमारी हार का रीज़न रहा वो ये कि हम संगठित नहीं हुए थे। तो एक जो प्रेरणा थी वो भी यहाँ पे क्या हो रही है, भारतीयों को मिल रही है। और आप देखें कि भारतीयों का जो आत्मबल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। भारतीयों का जो आत्मबल है कि यस, अगर हम कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे कि 1857 की क्रांति के अंतर्गत हुआ कि कई सारे जो लोग थे उन्होंने अपने क्षेत्र विशेष के लिए लड़ाई लड़ी थी और कई लोग काफ़ी वीरता के साथ उसमें लड़े। तो आत्मबल में भी लोगों की वृद्धि हुई कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी ब्रिटिशर्स के सामने खड़े होकर के दो बातें बोल सकते हैं। देखिए ब्रिटिशर्स की जो मनमानी नीतियाँ थीं अब उनका भी क्या हो गया, अंत हो गया। अब मैं बात करूँगी ब्रिटिशर्स के पक्ष में। सबसे पहली बात तो जो ब्रिटिशर्स के पक्ष में आ रही है वो ये आती है कि जो शस्त्र रखने का भारतीयों को अधिकार था वो बंद हो गया, है ना। कई लोग अपने धार्मिक भावनाओं के चलते अपने साथ जो है शस्त्र रखने की उन्हें अनुमति होती थी, अब वो यहाँ पे बंद हो गई। नंबर 2, सेना का जो संगठन था वो इन्होंने एक बार फिर से किया। एक संगठित सेना का निर्माण किया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि अभी तक तो ये था कि सेना के संगठित न होने की वजह से कई जो दुष्परिणाम थे वो देखने को मिले थे। तो यहाँ सेना का संगठन किया गया एक बार। और आप देखेंगे कि जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति थी वो भी अब यहाँ पे लागू होती नज़र आई। और भी आप देखेंगे ब्रिटिशर्स के पक्ष में तो कई सारी चीज़ें गई हैं। जैसे एक और जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जो सैन्य अधिकार थे उन पे क्या हो गया, ब्रिटिशर्स का एकाधिकार हो गया, है ना। एक छत्र अधिकार हो गया था, यानी कि ये सैन्य अधिकारों पे एकाधिकार होने का मतलब ये है कि किसी भी भारतीय को सेना में उच्च पद नहीं मिलेगा, सेना में निम्न पद पर ही किसी भारतीय को रहना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो हैं परिणाम स्वरूप हमारे सामने आई हैं। जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आप परिणाम दोनों प्रकार से बताएं कि भारतीयों के पक्ष में क्या परिणाम रहे हैं और ब्रिटिशर्स के पक्ष में क्या परिणाम रहे हैं, तो ही एक विशिष्ट मूल्यांकन के रूप में परिणाम जो है आप सामने मेंशन कर पाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया
औद्योगिक क्रांति के भारत पर प्रभाव लिखिए। देखिए वंस अगेन जो क्वेश्चन की डिमांड है उसका समझने की कोशिश कीजिएगा। पूछ रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के भारत पर प्रभाव। तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपको करनी है वो ये कि आप यहाँ बताएं कि औद्योगिक क्रांति क्या है ना। औद्योगिक क्रांति का परिचय दें कि कहाँ से शुरू हुई, आप बताएं इंग्लैंड के बारे में, है ना, और किस तरीके से वो पूरे यूरोप में फैल रही है 13वीं शताब्दी, 13वीं से 14वीं के बीच में। आप यहाँ पे पूरी बात बता दीजिए औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ है। तो यहाँ देखिए उद्योगों को बढ़ावा मिला है ना, उद्योगों को, कारखानों को, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब देखिए चूँकि भारत जो है वो इंग्लैंड का ही उपनिवेश था, यानी कि जो ब्रिटेन का ही हम उपनिवेश थे, इसलिए इस औद्योगिक क्रांति का असर भारत पर किस प्रकार से हुआ, तो दो प्रकार से हुआ। एक तो हुआ नकारात्मक और एक हुआ सकारात्मक, राइट। अब देखिए औद्योगिक क्रांति का होने का मतलब यह है कि नए उद्योग खुल रहे हैं, नए कारखाने खुल रहे हैं, तो नया रोजगार हो रहा है। तो सकारात्मक में यहाँ देखिए आप नए प्रकार का रोजगार हो रहा है, नए कारखाने खुल रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, बहुत बढ़ावा मिल रहा है शहरीकरण को, राइट। और लोगों की जो खाद्यान्न आपूर्ति है ना, चूँकि कारखाने खुल गए हैं, कारखानों की वजह से मशीनेटेड काम हो रहा है, तो जो उत्पादन और आपूर्ति वो भरपूर हो रही है। तो इस प्रकार से कुछ फ़ायदे यहाँ पे आए, लेकिन नकारात्मक भी उतने ही आए। अब चूँकि लोगों के पास अब रोजगार है, लोगों के पास खाद्यान्न भी अच्छा है, तो यहाँ पे बसावट बढ़ने लगी, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होने लगी, जनसंख्या का विस्फोट आया बहुत बुरे तरीके से। चूँकि शहरीकरण को लगातार बढ़ावा मिल रहा था, इसलिए गाँवों का पतन होने लगा, है ना। लोग जो हैं वो गाँवों की ओर प्रव्रजन कर रहे हैं, यानी कि माइग्रेट होते चले जा रहे हैं। माइग्रेशन वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम एट दैट टाइम। और आप देखेंगे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आए। तो जो मानवीय संवेदनाएं थी, जो मानवीय मूल्य थे, वो डिग्रेड हो रहे हैं। क्यों डिग्रेड हो रहे हैं? डिग्रेड होने का कारण था यहाँ पे मानवीय मूल्य के, क्योंकि इस समय उपभोक्तावादी संस्कृति को जो है बढ़ावा मिलने लग गया, जिसकी वजह से जो मानवीय मूल्य हैं वो डिग्रेड होने लग गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम आए हैं वो भारत के पक्ष में भी रहे हैं, यानी कि सकारात्मक भी रहे हैं, और विपक्ष में भी रहे हैं, यानी कि नकारात्मक भी रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए सकारात्मक में एक चीज़ और बोलूँगी मैं, क्योंकि कारखाने खुल रहे थे इसलिए टेक्निक्स को बढ़ावा देना था, तो तकनीकी शिक्षा और जो प्रबंधकीय शिक्षा है, यानी कि टेक्निकल एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, वो अब भारत में शुरू हो गई है। तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भारत में बढ़ रही थी। अब देखिए यहाँ पे एक और जो चीज़ सकारात्मक रूप से आ रही है वो आ रही है जागरूकता, है ना। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक आंसर आप यहाँ पे बता रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम जो हैं वो भारत के पक्ष में भी आए हैं और भारत के विपक्ष में भी आए हैं। जब आप इसका निष्कर्ष लिख रहे होंगे तो निष्कर्ष में आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है कि आप इसे करंट एलिमेंट से जोड़ें। हाल फिलहाल भी औद्योगिक क्रांति की सिचुएशन हमारे सामने है, क्योंकि हमारे सामने इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 है ना, औद्योगिक क्रांति 4.0 हमारे सामने चल रहा है, और उसकी वजह से भी कई सारे ऐसे बदलाव आ रहे हैं। आप यहाँ देखिए नकारात्मक में एक चीज़ में मैं भूल गई, कुटीर उद्योगों का पतन हो गया था, है ना। तो इस तरह की जो MSME की डूबने की घटनाएं हैं वो अभी भी हमारे सामने। हालांकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने के लिए कई सारे बड़े बड़े लोन भी दे रही है। तो जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो इसी औद्योगिक क्रांति का जो करंट एलिमेंट है उससे जोड़ते हुए आप इस पॉइंट को लिखें, राइट। चलिए अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन का जो महत्व है आपको वो स्पष्ट करना है। देखिए सबसे पहले तो याद रखें कि स्वतंत्रता संग्राम में हर जितने भी आंदोलन, जितने भी मूवमेंट आप पढ़ेंगे उन सभी मूवमेंट्स को आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में पढ़ना है। सबसे पहले तो घटनाक्रम, है ना, घटनाक्रम के बाद उस आंदोलन की उपलब्धि पढ़ें आप, है ना। सफल रहा है तो सफलता की उपलब्धि पढ़ें, असफल रहा है तो असफलता के कारण पढ़ें, है ना। इसके बाद मैं आ जाऊँ, आप देखें अगला कि आपको घटनाक्रम पढ़ना है, उपलब्धि पढ़ना है, उपलब्धि के अलावा आपको पढ़ना है इसके परिणाम, है ना, परिणाम के अलावा आपको पढ़ना है इसके महत्व, है ना। उपलब्धि में ध्यान रखना है आपको, सफलता भी ध्यान रखें और असफलता भी ध्यान रखें। इन पॉइंट्स में आप जो है हर जो आंदोलन रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का उनको आप इसी फॉर्मेट में पढ़ें, तो आपका कोई भी जो मेंस का क्वेश्चन होगा वो छूटेगा नहीं, है ना।
और आपको कारण पे भी ध्यान रखना है कि तात्कालिक कारण क्या रहे हैं, मुख्य कारण क्या रहे हैं। इन चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपका कोई भी मेंस का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपको इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ना है। चलिए देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन जो था उसका क्या महत्व था, चर्चा करते हैं महत्व के बारे में। चलिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे जब इसका परिचय, सबसे पहले तो परिचय में आप मेंशन करें कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है 1 अगस्त 1920 से आरंभ हो रहा है असहयोग आंदोलन, है ना। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस आंदोलन का महत्व क्या रहा है, तो आप परिचय में ही इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बता दिया कि इतने इतने समय में ये शुरू हो रहा है, इसका जो प्रस्ताव था वो नागपुर अधिवेशन में दे दिया गया था, राइट, इसके शुरू होने के पहले ही। अब देखिए इसके महत्व के बिंदु जो हैं वो भी इसकी उपलब्धियों से ही निकल करके आएंगे। जो इस आंदोलन की उपलब्धियां रही हैं, जो घटनाक्रम इस समय में हुए हैं, उन्हीं से निकल करके हम इसके महत्व के पॉइंट लाएंगे। देखिए जनरली ऐसे जो टॉपिक हैं ये आपको किताबों में मिलते नहीं हैं, ये आपकी विश्लेषण की क्षमता के बल पे ही आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। देखिए जैसे कि असहयोग आंदोलन का फॉर्मेट था, असहयोग आंदोलन में नॉन कॉपरेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट करने की पॉलिसी खत्म कर दी गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं किया जाएगा। उनको कॉपरेट ना करने का मतलब है कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं, जो स्वदेशी विचारधारा है, उसको प्रमोट करना, यानी कि पाश्चात्य को बॉयकॉट करना और स्वदेशी को प्रमोट करना, राइट। अब देखिए सबसे पहले तो इसका महत्व ये होता है कि इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। तो इस समय इतना बड़ा पूंजीपति शक्तिशाली देश था और उसके सामने भारत जैसा देश जो कि एक उपनिवेश है, उसने एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और वो भी सक्सेसफुली। यदि चौरा चौरी की घटना ना हुई होती तो ये और भी सफलता के बड़े आयाम क्रिएट करता, लेकिन चौरा चौरी हत्याकांड होने की वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, अन्यथा इसके और भी बहुत महत्वपूर्ण परिणाम हमें देखने को मिलते। और आप देखिए कि यहाँ पे आत्म सम्मान की जो लड़ाई है वो भारतीय लड़ना सीख गए थे, भारतीय निडर होना सीख गए थे। निडरता की तो पराकाष्ठा ही यही थी कि चौरा चौरी हत्याकांड जैसी घटना लोगों ने कर दी कि पुलिस थाने को घेर कर पुलिस वालों को आग के हवाले झोंक दिया। तो आत्मसम्मान, आत्मबल और निडरता बहुत ज़्यादा लोगों में इस आंदोलन में भाग लेकर आ गई थी। लोग अपने आप पे भरोसा करना सीख गए थे इस आंदोलन के बाद से। और आप देखेंगे कि इसके पहले तक राष्ट्रवाद की अवधारणा भारतीयों में नहीं थी, भारतीय क्षेत्रवाद समझते थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे यहाँ, जो रियासतें थी वो क्षेत्रवाद समझती थी, लेकिन राष्ट्रवाद लोग नहीं समझते थे। और यहाँ गांधी जी ने लोगों को, जनता को एकजुट किया और राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उससे अवगत कराया, और वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली सामने देखने को मिली। और आप देखेंगे कि एक मत, इसके पहले तक जब तक क्षेत्रवाद रहा है एक मत का अभाव रहा, लेकिन इस आंदोलन में आप देखेंगे कि सारे लोगों ने मतैक्य रखा और एक मत के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बने। तो जब इसके महत्व की बातें आएंगी तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल किस्म की बातें हैं, है ना। जैसे कि आत्मसम्मान को बढ़ावा मिला, लोग निडर हो गए, निडरता से अपने स्टेप्स रखना सीख गए हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा को बढ़ावा मिला है, लोगों के बीच में मतैक्य होने लगा है, और इतनी बड़ी कंट्री के सामने अहिंसात्मक तौर पे हम लोगों ने एकता का प्रदर्शन किया। और आप देखेंगे इसके पहले तक हिंदू मुस्लिमों को बांटा जा रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता का भी परिचायक रहा है ये आंदोलन। तो कुछ ऐसी बातों के साथ आप इसको समअप करें और एंड में आप इसको निष्कर्ष लिखते समय ये बता दें कि ये सफलता के और भी आयाम क्रिएट कर पाता यदि चौरा चौरी हत्याकांड ना होता, जिसकी वजह से ये फलानी डेट को स्थगित कर दिया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया। इस तरह की बात के साथ आप इसको समअप कर दें, आंसर आपका संपूर्ण हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी आप इसमें गेन कर पाएंगे। चलिए एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वेवेल योजना असफल क्यों रही। देखिए वेवेल योजना क्या थी, पहले तो आपको ये समझना होगा। इस प्रकार की चीज़ों के लिए मैं बोलूँगी मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप इवेंट्स को ज़्यादा फोकस करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे घटनाक्रम हैं और हर घटनाक्रम का अगर आप विश्लेषण करते चलेंगे तो ऐसा हर क्वेश्चन आप बना लेंगे। आप देखें औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर भारत की आज़ादी तक पूरा जो आधुनिक भारतीय इतिहास है वो घटनाक्रम पे बेस्ड है, क्रोनोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, कोई कालक्रम नहीं है, कोई वंशावली नहीं है, बल्कि बहुत सारी अलग अलग किस्म की घटनाएं हैं और उन घटनाओं को ही अलग अलग चरणों में बांट दिया गया है।
जैसे आप पढ़ते हैं शुरुआत में नरम दल गरम दल आते हैं, क्रांतिकारी चरण आता है, गांधीवादी चरण आता है, फिर स्वतंत्रता का आंदोलन आता है। तो इस प्रकार से कई चरणों में अलग अलग घटनाएं बटी हुई है। आप हर घटना की इन्फॉर्मेटिव जानकारी किताबों में प्राप्त कर लें और विश्लेषण जो है अपने दिमाग में रखें, उसको नोट्स पे ना उतारें। यदि आप विश्लेषण को नोट्स पे उतारने लग गए तो बहुत ज़्यादा बल्कि किस्म के नोट्स बन जाएंगे और फिर वो आपसे रिवाइज नहीं होंगे। तो रादर आप इन्फॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है वो चाहे तो नोट कर लें ताकि आपके पास फैक्चुअल चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें सोचने समझने की हैं जो कि मेंस में पूछी जाती हैं, उनको आप दिमाग में ही पूरा स्टोरी उनका क्रिएट करके रखें कि क्या कारण रहे, पीछे पृष्ठभूमि क्या रही, परिणाम क्या रहे, उसका मूल्यांकन कर लें, महत्व सोच लें, यदि ये ना हुआ होता तो क्या होता ये सोच के रख लें। ये जो बातें हैं अगर आपके दिमाग में चलने लगी तो सारा विश्लेषण दिमाग में ही हो जाएगा और ऐसा हर प्रश्न जो है उसका उत्तर आप इजीली दे पाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि वेवेल योजना क्या थी। तो यहाँ पे आप बताएं कि 1945 में, है ना, सर वेवेल के द्वारा शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसको शिमला सम्मेलन बोला जाता है या इसी को वेवेल प्लान भी बोला जाता है। वेवेल प्लान जो था वो क्यों किया गया, क्योंकि देखिए एक तरफ तो यहाँ पे आईएनसी आ गई थी और एक तरफ आ गई थी मुस्लिम लीग। दोनों के बीच में किसी प्रकार का मतैक्य नहीं हो रहा था जिसकी वजह से निर्णय लेने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी ब्रिटिशर्स को। अब आप यहाँ देखेंगे भारत में इस समय 1945 में तनाव की बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है और ऐसी तनाव की गंभीर स्थिति में सारी जो जनता है जो अलग अलग भागों में बटी हुई है उनको सेटिस्फाइड करते हुए एक निर्णय लेना तो वैसे ही बहुत बड़ी चुनौती था अपने आप में किसी भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसरॉय के लिए। तब आप यहाँ देखें, यहाँ पे वेवेल ने एक प्लान प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बोला कि वेवेल ऐसा करने वाले हैं कि केंद्र में एक कार्यकारी परिषद वो बनाएंगे, कार्यकारी परिषद में वो भारतीयों को स्थान देंगे जिससे कि भारतीयों की थोड़ी सी जो है वो संतुष्टि हो जाए, भारतीयों का तुष्टिकरण करना चाह रहे थे बेसिकली। लेकिन ये योजना संपूर्ण तरीके से असफल रही। क्यों? अब यहाँ किताबें जो आपको पॉइंट मेंशन करती हैं वो बोलती हैं कि जिन्ना अपनी बात पर अड़े रहे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो कि यहाँ पे मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये बात कह दी थी कि जो वेवेल प्लान है उसमें आप जितने भारतीयों को लेने वाले हैं आप भारतीयों की बजाय सारे लोग मुस्लिम लीग से ले लें। ऐसा वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली इकलौती संस्था है मुस्लिम लीग, इसलिए आपको मुस्लिम लीग से ही सारे सदस्यों को लेना चाहिए। लेकिन ये बात कहीं से भी बहुत ज़्यादा मानने लायक प्रतीत नहीं हो रही थी, इसीलिए इस बात को माना नहीं जा सका। वहीं केवल ये अकेला पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे जिन्ना अड़े रहे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी तरफ से बताऊंगी कि यहाँ पे वेवेल की वजह से भी ये योजना असफल हुई है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई वायसरॉय या गवर्नर जनरल इंडिया आ रहे हैं और वो कोई नीति बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वहाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपको पहले ही उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए बिफोर क्रिएटिंग एनी स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे कार्यकारी परिषद का स्ट्रक्चर पहले क्रिएट कर लिया गया कि कार्यकारी परिषद जो होगी उसमें वायसरॉय होगा, सीआईसी होगा और सीआईसी के अलावा इंडियंस रखे जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे इंडियंस जो रखे जाने की बात है उसमें जिन्ना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के लोग लिए जाएं और आईएनसी ने भी इसको बहुत ज़्यादा खुले मन से एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे वेवेल को भी चाहिए था कि वायसरॉय होने के नाते वो कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करने के पहले जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पहले उनसे चर्चा कर लेते, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर तय करते तो शायद वेवेल योजना फेल न होती और जो तनाव की स्थिति थी उससे काफ़ी पहले ही निपट लिया जा सकता था। तो वेवेल योजना क्यों असफल रही इसके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव नोट ही है। और एक चीज़ और आपकी तैयारी के दौरान मैं आपको बताऊंगी, जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, जो घटनाएं ही छोटी हैं, उनको काइंडली छोटे फॉर्म में ही आप प्रेजेंट करें। यदि आप उनको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो वो अननेसेसरीली आपका आंसर खींचा हुआ दिखेगा और एक ही एक लाइन रेपिटेटिव दिखेगी। तो काइंडली यदि किसी आंसर की डिमांड जो है या आंसर का जो घटनाक्रम है वो है ही अपने आप में लिमिटेड, तो आप लिमिटेड चीज़ को रिप्रेजेंट करने से घबराएं नहीं, दैट्स कम्प्लीटली ओके, राइट। एक लास्ट जो 6 मार्कर आपके सामने है वो है गंजन सिंह कोरकू पर आप टिप्पणी लिखें। देखिए अब गंजन सिंह कोरकू पर टिप्पणी आप किस प्रकार लिखेंगे। जब भी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि यदि कभी आपको टिप्पणी लिखने को आती है किसी भी व्यक्तित्व पर तो ज़रूरी नहीं है कि टिप्पणी को भी आप बिंदुवार लिखें, उसमें प्रस्तावना लिखें, उसमें कंक्लूजन लिखें, मेन बॉडी लिखें, नॉट नेसेसरी।
यदि आपको लगता है कि पैराग्राफ में इनकी जीवनी समझाना, थोड़ा सा इमोशंस और जो लालित्य है वो ऐड करते हुए चलना है भाषा शैली में, तो आप पैरा में भी इसका आंसर लिखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। अब गंजन सिंह कोरकू, जब भी किसी पर्सनैलिटी के बारे में टिप्पणी लिखने को आ रही है, आपका पहला दायित्व ये बनता है कि आप ये बताएं कि वो कहाँ से रिलेट करते हैं, वो कौन है, राइट। तो गंजन सिंह कोरकू जो हैं, गंजन सिंह कोरकू जो हैं वो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश का जो जंगल सत्याग्रह रहा है उसके नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू थे। गंजन सिंह कोरकू के बारे में जो जानकारी अवेलेबल है किताबों में या ऑनलाइन, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एक स्मॉल कंटेंट इसके बारे में देना चाहती हूँ। देखिए, गंजन सिंह कोरकू के बारे में आप पहले तो बताएं कि छोटा नागपुर का जो पठार है वहीं पर निवास करने वाली जनजाति है सबसे पहले तो, है ना। अब आदिवासियों के समूह के ये नेता हैं, है ना। इनकी अपनी एक टीम सी बनी हुई है आदिवासियों की। उस टीम में ये ब्रिटिशर्स को चुनौती देते हैं, वो भी सशस्त्र। किस प्रकार? इनके कंधे पर कंबल, है ना, और हाथ में लाठी, ये इनकी निशानी हुआ करती थी इनकी और इनकी टीम की, कि कंधे पर कंबल और हाथ में लाठी लिए ये लोग वार करने के लिए पहुंचते थे जंगलों में। अब जंगल सत्याग्रह क्यों हो रहा है, क्यों इसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप पीछे बैकग्राउंड स्टोरी भी डाल सकते हैं। उस समय जो आदिवासी हुआ करता था, आदिवासी समूह जो होता है, वो जल, जंगल और ज़मीन को अपना मानता है ना, इस पर अपना अधिकार समझता है। और जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की, खूंट कट्टी प्रथा भी इनके बीच में होती थी, जिसमें ज़मीन पर जो स्वामित्व होता था वो इन्हीं का होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आकर इसे तोड़ दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने जंगल सत्याग्रह शुरू किया था। सिवनी के जो चंदन के पेड़ों का जंगल था, वहाँ पे इन्होंने घास जो थी उसको काट करके महात्मा गांधी के आह्वान पर इसको जंगल सत्याग्रह को शुरू किया था। और उसके नेतृत्वकर्ता खुद गंजन सिंह कोरकू इनके भाई थे, और इनके ऊपर एक्चुअली गोली चलाने के आदेश दे दिए गए थे, जिसका सामना इन्होंने बहुत बहादुरी से किया था और वीरगति को प्राप्त करके ये अमर हो गए थे। तो गंजन सिंह कोरकू जो हैं, उनका नाम ऐसे शहीदों में लिया जाता है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भी अपने बल पे चुनौती दे दी थी। तो छोटी सी टिप्पणी है, छोटी सी इन्फॉर्मेटिव जानकारी है इनके बारे में, ज़रूर मेंशन करें। और कहानी में, भाषा शैली में कहानी का कथानक जो चरित्र है वो अच्छी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। टिप्पणी में इतना होना काफ़ी होता है, राइट। चलिए, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे अगले सेक्शन में कि 15 मार्कर्स को हमें कैसे डील करना है। चलिए, लेट्स फोकस ऑन 15 मार्कर्स नाउ। आप लोगों से जो पहला 15 मार्कर यहाँ पे पूछा गया था वो था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों का विवरण कीजिए। देखो, यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि जब भी आपको पर्यटन स्थल पूछे जाएंगे, पर्यटन स्थल पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। सबसे पहला तो आपसे पूछा जा सकता है ऐतिहासिक, है ना, जो कि पुराने पेपर्स आप देखेंगे तो बहुत बार पूछा भी हुआ है कि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आप बताएं। नंबर 2 आपसे पूछ सकता है धार्मिक पर्यटन स्थल, और तीसरा वो आपसे पूछ सकता है आर्थिक महत्व के पर्यटन स्थल, है ना। तो आप इन तीनों में एक जो माइन्यूट डिफरेंस है वो समझते हुए काम करेंगे कि इन तीनों में माइन्यूट डिफरेंस क्या होता है। देखिए, फर्स्ट वन, जैसे कि मैंने आपसे बोला, ऐतिहासिक, है ना। तो ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक। हिस्टोरिक में आप बता सकते हैं प्राचीन काल से ले करके मध्य काल तक जितने भी आपके यहाँ मॉन्यूमेंट्स बने हैं, मंदिर बने हैं, भवन बने हैं, कोई इमारतें हैं, एनीथिंग, आप सब कुछ बता सकते हैं, है ना। या फिर कोई बगीचे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो पर्यटन का हिस्सा बन सकती है, वो सब। अभी आपसे पूछा गया धार्मिक, तो धार्मिक में आप बताएं जो कि देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से धर्म प्रिवेल रहे हैं। तो जैन रहा है, हिंदू रहा है, बौद्ध धर्म रहा है ना। शाक्त तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल फिर भी जो 3 धर्म हैं इनकी आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पे मिलेंगी। तो आप धार्मिक पर्यटन स्थलों को चाहें तो धर्मों के अकॉर्डिंग बांट के लिख सकते हैं, या फिर आप धार्मिक पर्यटन स्थलों को ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग्स में भी बांट सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं, मध्य में कौन से हैं। इस प्रकार से बांट करके भी आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया आर्थिक महत्व के पर्यटन स्थल,
है ना। आर्थिक महत्व के पर्यटन स्थल हालांकि अब तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आर्थिक महत्व के पर्यटन स्थलों में आप वो बताएंगे जिनके टूरिज्म का जो हिस्सा है वो एमपी की जीडीपी में स्ट्रांगली दिखाई देता है। और नंबर चौथा जो आपसे पूछा जा सकता है वो हो सकता है राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल, जिसको मैं मेंशन करना भूल गई। यदि आपसे राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल पूछे जाएँ तो देखिए यहाँ पे बहुत बेसिक बातें हो सकती है। जैसे आपने यदि भोपाल देखा हो तो शौर्य स्मारक, है ना, ये राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थलों का उदाहरण है। म्यूजियम्स जो आपके होते हैं, है ना, जो राष्ट्रीय संग्रहालय हैं आपके, वो भी सब इसमें शामिल हो सकते हैं। तो पर्यटन स्थल जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से। और एक लास्ट सेक्शन जो आपसे पहले भी पूछा गया है वो ये है कि विश्व धरोहरें ना, विश्व धरोहर में जो शामिल स्थल हैं वो तो बहुत स्पेसिफिक हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो जब भी आप एमपी के पर्यटन स्थल कवर करने जाएंगे तो आप इस श्रेणी में कवर करें, ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के और विश्व धरोहर। जब आप इस तरीके से कवर करेंगे तो आपका कोई भी टॉपिक जो होगा इस सब्जेक्ट में छूटेगा नहीं। देखिए इसमें बताने लायक कोई ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा विवरण करने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धार्मिक महत्व के जो पर्यटन स्थल हैं उनसे आप चिर परिचित होंगे चूँकि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। तो जैसे कि आप यहाँ बता सकते हैं उज्जैन महाकालेश्वर के बारे में, है ना, उसके बाद आप बता सकते हैं महेश्वर के बारे में, आप बता सकते हैं ओंकारेश्वर के बारे में, आप बता सकते हैं दतिया का जो जैन धार्मिक पर्यटन स्थल है आप वो बता सकते हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं खजुराहो के बारे में, कंदरिया महादेव के जो मंदिर हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। पीताम्बरा पीठ जो है आपका, आप वो बता सकते हैं। तो कई सारे ऐसे, आपका 64 योगिनी मंदिर है और अमरकंटक है, मुक्तागिरी है जो कि बैतूल में है ना। इस तरीके के कई सारे आपके पर्यटन स्थल हैं। आप चाहें तो इनको बांट करके बताएं, है ना। आपका सांची है बुद्धिस्ट पर्यटन स्थलों में, तो या तो आप इनको धर्मों के अकॉर्डिंग बांट लें कि हिंदू पर्यटन स्थल, जैन और बौद्ध, या फिर आप इसको उस तरीके से बांट लें कि पूर्वी क्षेत्र में कौन से हैं, पश्चिमी क्षेत्र में कौन से हैं, मध्य में कौन से हैं। इस तरीके से बांट कर जब आप लिखेंगे तो आप एक बीच में अच्छा चार्ट भी इंट्रोड्यूस कर पाएंगे जो कि आपकी जो वर्ड लिमिट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने में और आपके आंसर को सिंप्लीफाई करने में आपको हेल्प कर सकता है। तो आप इस तरीके से बता दें। और चूंकि आप खुद ही मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मुझे इन पर्यटन स्थलों की बहुत व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इन्हें किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बता दूं। चाहे तो यदि कोई मंदिर भवन है तो मेंशन करें किसने बनवाया है, कब बनवाया है। कोई शैली विशिष्ट है तो शैली विशिष्ट का जिक्र करें कि कौन सी शैली में बना हुआ है। और पर्यटन में आज की डेट में कोई बड़ा योगदान दे रहा है या उसमें कुछ सुधार हुए हैं, नया कुछ हुआ है, तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन करें। और मेरे हिसाब से आसानी से ये एक 300 शब्द में लिखे जाने वाला उत्तर बन सकता है। आप इसमें मैप भी बना सकते हैं मध्य प्रदेश का, मैप में आप स्पॉटिफाई कर सकते हैं। आप चार्ट बना करके, जैसे मैंने आपको 3 श्रेणियां बनाई वैसे बना करके आप बता सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा उत्तर आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे, आप बताएं कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियों की आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी हैं और उनकी समस्याएँ कौन सी हैं। देखिए जनजातियों की आर्थिक गतिविधियां शब्द से पर्याय ये है कि जो जनजातियां होती हैं चूंकि वो समाज की मुख्य श्रेणी में नहीं हैं, सभ्य नहीं हैं इस समय, इसीलिए उनके आज भी जो पैसे कमाने के तरीके हैं वो ट्रेडिशनल हैं, है ना। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनमें जनजातियां क्या क्या करती हैं, जैसे कि आपको पता होगा जनजातियां जो है वो झूम कृषि करती हैं, पशुपालन करती हैं, है ना, आखेट करती हैं यानी कि शिकार बोलते हैं जिसको, हस्तशिल्प का काम कर लेती हैं, है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे मौसमी मजदूरी जो होती है वो भी जो जनजातियां होती वो करती हैं, भोजन का संग्रहण करना, चारागाही जीवन जीना, ये सारे काम जो हैं इनकी आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं। अब इनका आप एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, तो आप यहाँ देखें, आप एक एक करके जनजातियों का चार्ट बना दें चाहे तो। देखिए किस तरह बनाएंगे, मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे जनजातियाँ लिख लें, है ना, और उनके आर्थिक गतिविधियाँ आप इस तरीके से चाहें तो टेबुलर फॉर्म में इसको मेंशन करके आ जाएं, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और आपका जो आंसर है थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे बता दिया बैगांव के बारे में, आपने यहाँ पे बता दिया भील के बारे में, है ना। इस तरीके से जितनी भी सहरिया, एमपी में जितनी जनजातियाँ हैं उनके यदि कार्य विशिष्ट हैं तो आप यहाँ पे उनकी आर्थिक गतिविधियाँ लिख दें जिनके माध्यम से वो अपनी आजीविका चलाते हैं। या फिर कोई अन्य जानकारी है तो आप तीसरा कॉलम बनाकर यहाँ पे
अन्य जानकारी करके दे दीजिए, तो आपका जो आंसर है उसमें कंप्लीटनेस आ जाएगी, राइट। या आप फर्स्ट हाफ यहाँ टेबुलर फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे और अन्य जानकारी भी दें, ताकि सीमित शब्दों में आपकी पूरी बात यहाँ पे कवर हो जाए। कि जैसे यहाँ पे आपने आर्थिक गतिविधि दे दी कि मान लीजिए जो भील जनजाति है वो कौन सा काम करती है, सहरिया जनजाति है, मान लेते हैं आखेट का काम करती है, या कोई XYZ जनजाति है पशुपालन का काम करती है। आपने यहाँ पे सारी बातें लिख दी। यहाँ अन्य जानकारी में आप बता दें कि इस क्षेत्र में निवास करती हैं, या मध्य प्रदेश में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, या इस कार्य के अतिरिक्त इन कार्यों में भी संलग्न है। तो इनकी अन्य जानकारी देकर आप इसमें कंप्लीटनेस ला सकते हैं कि MP के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, इस तरीके से बता दें आप। ये आपके आंसर का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ है। अब सेकेंड हाफ में आपसे पूछा गया है कि इनके साथ समस्याएं कौन सी हैं। तो देखिए, जो इनकी आर्थिक गतिविधियां हैं वहीं से समस्याएं भी निकल करके आई हैं। सबसे पहला तो ये है कि इनके पास अन्य कोई रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से इनको ये काम करने पड़ रहे हैं, है ना। अशिक्षा, बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है, समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, है ना, समाज से दूरी बनी हुई है इनकी। आप और देखेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर के कोई जागरूकता नहीं है इनमें। आप देखेंगे कुपोषण की समस्याओं की गंभीरता है इनके साथ, और आप देखेंगे इन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि अंधविश्वास के जो मामले हैं वो इनके साथ देखने को मिलते हैं, अंधविश्वास। और आप देखेंगे इनके साथ जो कुरीतियाँ ये लोग फॉलो करते हैं। इस तरीके से आप, मुझे इसमें भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस आंसर को आप बहुत स्पेसिफिक तौर पर लिख पाएंगे, क्योंकि MP अपने आप में जनजातीय क्षेत्र है, कई सारी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं, और प्री से लेके मेंस तक आप इनके बारे में काफ़ी कुछ स्टडी करते हैं। तो आई गेस कि ये सेक्शन भी आप इजीली लिख सकते हैं। अब इसको भी अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, तो फर्स्ट हाफ में आप टेबल बना दें, और सेकेंड हाफ में आप चाहें तो आप एक MP का मैप बनाकर MP की जो जनजातियाँ हैं उनको आप स्पॉटिफाई कर दें, है ना। मैप बनाने की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी कर लें। आप MP का मैप बनाने की भी प्रैक्टिस कर लें, और आप भारत का मैप बनाने की भी। हमेशा याद रहे, आंसर कॉपी में जब आप मैप बनाएं तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाना। कॉपी के एक कॉर्नर में छोटा सा बॉक्स लेकर यहीं पे आप जो है अपना मैप बनाने का काम पूरा कर दें, और यहीं पे आप स्पॉटिफाई करें। आपको केवल इंडिकेटिव तौर पे मैप बनाना है, डिस्क्रिप्टिव तौर पे नहीं। और इसके बाद जब आप इस आंसर को कंपाइल करेंगे तो कंक्लूड करते वक्त आप यहाँ पे बताएं कि इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए MP गवर्नमेंट जो है उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, कौन कौन से प्रयास किए हैं, और उन प्रयासों की क्या उपलब्धियाँ रही हैं। एक अच्छा और अट्रैक्टिव उत्तर आपका बनेगा। और आप यहाँ चाहें तो सुझाव भी दे सकते हैं, सुझाव देंगे तो और भी अच्छी बात है, जिसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है ऐसी जनजातियों के विषय में जिनके साथ ये समस्याएँ बनी हुई हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो आता है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण लिखिए। देखिए, फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास से अगला प्रश्न हमारे सामने आया है। विश्व इतिहास के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक किस्म के प्रश्न होते हैं जो आप इजीली डील कर सकते हैं जिनके साथ। तो चलिए, फ्रांस की क्रांति के बारे में देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के आपसे कारण पूछे गए हैं। जब भी आपसे किसी टॉपिक के कारण पूछे जाएँ तो कारणों को किस तरह डील करें। सबसे पहले तो आप यहाँ जब परिचय देंगे, सबसे पहले तो जब आप इस आंसर का परिचय देंगे तो परिचय में आप बताएं कि फ्रांस की क्रांति जो है वो कब शुरू हो रही है, उसकी शुरुआत बताएं आप। फ्रांस की क्रांति शुरू होने के साथ साथ उसका उद्देश्य बता दें, या तात्कालिक कारण मेंशन कर दें कि क्यों हुई थी। जैसे कि आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो बास्तिल की जेल की घटना थी वो इसका तात्कालिक कारण रही थी, है ना। बास्तिल की जेल की जो घटना थी, आप यहाँ पे फ्रांस की क्रांति के बारे में परिचय में ही ये भी बात बता सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो है वो निरंकुश राजशाही और लोकतंत्र के बीच एक लड़ाई के समान थी। इन दोनों के बीच में जो एक निरंकुश राजतंत्र और जो प्रजा लोकतंत्र चाहती थी उसके लिए ये क्रांति हुई थी। अब क्रांति के जो कारण होते हैं, देखिए किसी भी क्रांति के कारण उसकी पृष्ठभूमि में छिपे होते हैं, और तात्कालिक कारण भले एक होता है लेकिन जो उसके मेन कॉजेज होते हैं, जो मुख्य कारण होते हैं, वो दीर्घकालिक होते हैं, लंबे समय से बने हुए होते हैं। और ध्यान रहे, इसकी पृष्ठभूमि कभी भी सिंगल डायमेंशन की नहीं हो सकती है, इसलिए कारणों को आप अलग अलग भाग में बताएं कि कौन कौन से ऐसे मुख्य कारण रहे। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कुछ कारण राजनीतिक रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया निरंकुश राजशाही। कुछ कारण सामाजिक रहे हैं, है ना, कि जो साधारण वर्ग था, जो लोकतंत्र चाहता था, जो विशेष वर्ग नहीं था, उसके साथ किस तरीके से 2 दर्जे का व्यवहार हो रहा था।
ऐसे ही आप बता सकते हैं कि बहुत सारे आर्थिक कारण भी रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से विशेष वर्ग को विशेषाधिकार मिल रहे हैं, उन्हें कर नहीं देना पड़ रहे हैं और बाकी लोगों को कर देना पड़ रहे हैं। ऐसे ही आप सैन्य कारण भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से सेना जो थी वो कम्प्लीटली असंतुष्ट हो गई थी, किस प्रकार से जो निरंकुश फ्रांस के राजा हैं उन्होंने कैसा माहौल बना दिया था, और अंत में जाकर ये जो लड़ाई हुई, ये जो क्रांति हुई, इसमें किस प्रकार जो जनता है उसकी जीत हुई और स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसी जो अवधारणाएं हैं वो हमेशा हमेशा के लिए फ्रांस की जड़ों में बस गई। इस प्रकार से इस पूरे उत्तर को आप बता सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। राजनीतिक कारणों में आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। यहाँ आप बता सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्र था, लोगों के लिए स्वतंत्रताओं का कम्प्लीटली अभाव था यहाँ पे, और राजा के जो निर्णय थे वो बहुत ही मनमाने ढंग के थे। प्रशासनिक स्तर पर बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं फैली हुई थी जिसकी वजह से जनता बहुत सफ़र कर रही थी। ऐसे ही आप सामाजिक कारणों पे आ जाएं तो सामाजिक कारणों में आप देखेंगे कि जो कुलीन वर्ग है और पादरी वर्ग है, यानी कि जो चर्च के प्रीस्ट हैं और जो अपर क्लास का तबका है, उनको बहुत सारे विशेषाधिकार समाज ने दे रखे हैं, और वहीं जो कृषक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनको बिल्कुल ही शोषित का दर्जा प्राप्त है। उनको हर प्रकार से कर भी देने हैं, उनको हर प्रकार से समाज में अवहेलना भी सहनी है, और बहुत प्रशासनिक व्यवस्था जो है पूरी तरीके से बर्बर हो गई है। ऐसे ही मैं आ जाऊँ कुछ आर्थिक कारणों में, तो आप देखें कि पहले ही तो फ्रांस का राजा विलासी, ऊपर से इंग्लैंड के साथ हो रहे लगातार युद्धों में पूरा जो राजकोष है वो खाली हो गया है, और ऐसे में जनता पे करों का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे ही सैन्य कारणों का जिक्र करें तो जनता जो सेना थी वो पूरी तरीके से असंतुष्ट है अपने राजा से, ये भी एक बड़ा कारण रहा। तो इस प्रकार से आप इनकी जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसके साथ इनकी आप थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग कर दें तो आपका जो उत्तर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जितने ज़्यादा डायमेंशन आप उत्तर के कवर करेंगे उत्तर उतना सुंदर लगेगा। जब आप उत्तर का कंक्लूजन करेंगे तो आप कंक्लूजन करते वक्त इस बात को अच्छे से समझाएं कि किस प्रकार जो है एक निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई और किस प्रकार लोकतंत्र जो है वो किसी देश के संविधान की जड़ों में बसा। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में आपसे पूछा गया था वो था सल्तनत काल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। देखिए सल्तनत काल, मध्यकाल में यही एक टॉपिक है जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली पढ़ा भी होगा। अब जब भी आपसे यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पूछी गई है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको भी जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन एलेबोरेट किया है वो भी मैं यहीं पर कर देती हूँ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखिए सबसे पहले तो आपसे सल्तनत काल पूछा गया है तो परिचय में आप सल्तनत काल को ही स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से समय से कौन से समय तक सल्तनत काल माना जाता है और सल्तनत काल में कौन कौन से वंश जो हैं वो गद्दी पर आए हैं। आप बताएं कि इनमें से महत्वपूर्ण राजाओं ने बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं जिसके चलते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने अपना सही आकार लिया। अब अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से इसे मेंशन किया जाना चाहिए। देखिए कि ये किसी पर्टिकुलर शासक विशेष के समय का आपको नहीं लिखना है, ये ओवरऑल सल्तनत की बात हो रही है कि पांचों वंशों में किस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिली है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ सामाजिक की। सामाजिक में सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था थी आपकी वो आप थोड़ी सी कैसी हो गई है, छुप गई है, और समाज में नए वर्ग मिल रहे हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे तुर्क, अरब, फारस, सब जगहों से लोग आ रहे हैं और नई नई जगहों से आ रहे हैं इस समय तक। तो यहाँ पे जो मिक्स्ड जो कल्चर है, जो मिक्स्ड लोग हैं, रेसेस हैं, वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तीसरा आप देखेंगे चूँकि पर्दा वर्दा जैसी जो प्रथाएं हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड है। पर्दा हो गया, हरम जैसी अवधारणाएं होंगी जिसकी वजह से महिलाओं को कोई बहुत अच्छे अधिकार प्राप्त नहीं है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है इस पीरियड में विलासी राजाओं के द्वारा। तो ये भी एक इस समय का बता सकते हैं आप। और सामाजिक विशेषताओं में आप ये भी बता सकते हैं कि इस समय जो है बहुत ज़्यादा गहने, आभूषण, वस्त्र, है ना, मनोरंजन के साधन, ये इस समय भारत में पीक पर चल रहे हैं, है ना। और भारत की यही जो चीज़ें हैं वो विदेशियों को अट्रैक्ट कर रही हैं भारत आने के लिए कि इतना ज़्यादा समृद्ध देश है, इतना बड़ा लैंड है, इतना पैसा है, इतने अच्छे आभूषण और इतना अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, राजाओं के बीच में राजाओं के महल बहुत बड़े बड़े हैं। यही सारी चीज़ों ने उस समय की जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको अट्रैक्ट किया है इंडिया आने के लिए। तो सामाजिक चीज़ें हमें थोड़ी सी समझ में आ रही हैं। यहाँ और ध्यान देने के बाद अधिकारों की लड़ाई जो है वो यहाँ पे है ना।
अधिकारियों की लड़ाई चल रही है, मानवीय मूल्य जो हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, क्योंकि हमने देखा है एक के बाद एक जो अगला राजा बनना चाहता है वो पिछले राजा का कत्ल किए जा रहा है। कुछ ऐसी लड़ाइयाँ, संधियाँ, पूरा यही सब समय रहा है ये। तो सामाजिक व्यवस्थाएं आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि सामाजिक तबका है वो आज की डेट में स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे पहले हम वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं तो कैसे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था मॉडिफाई हुई वो बताएं आप यहाँ पे बताएं कि जो नोबल ब्लड की जो अवधारणा होती थी उसको साइड में परे रखते हुए मिक्स्ड रेसेस का जो कल्चर है वो आपको यहाँ सामने देखने को मिल रहा है। हरम, पर्दा प्रथा, ऐसी चीज़ों की वजह से महिला शिक्षा, महिला अधिकार ये पूरी तरीके से दबा कुचला वर्ग है ना। गहने, आभूषण, वस्त्र और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन, विलासिता बहुत ज़्यादा देखने को मिली है इस समय में, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती है। और मानवीय मूल्यों का और सभ्यताओं का पतन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ इन पॉइंट्स में आप उदाहरणों के साथ इन्हें समझाएं, है ना। आप जब बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था छुप रही है, या जब आप बता रहे हैं कि तुर्क अरब फारस का आगमन हो रहा है, तो आप उदाहरण भी दें कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जो जड़ें हैं वो यहाँ पे मजबूत की हैं। चलिए नेक्स्ट हम आ जाएं। आपसे बोला गया है कि आप बताएं आर्थिक विशेषताएं। तो आर्थिक विशेषताओं के बारे में देखिए, जब सल्तनत काल की आप आर्थिक विशेषताएं बताएंगे तो आप यहाँ पे बताएं कि इस समय यहाँ पे कृषि कैसी है, इस समय यहाँ का उद्योग कैसा है, कौन कौन सी कलाएं जो हैं उन्हें यहाँ पे संरक्षण प्राप्त है ना। और आप बता दीजिए यहाँ पे कर प्रणाली कैसी है, यहाँ पे राजस्व व्यवस्था कैसी है, यहाँ के सिक्कों के बारे में आप बताएं, है ना। यहाँ का जो आयात निर्यात है उसके बारे में आप बताएं। ये आप बहुत इन शॉर्ट बता सकते हैं, मैंने बहुत वास्ट डिटेलिंग अपने आंसर में मत कीजिएगा, अदरवाइज आप आंसर को कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे और आंसर में आर्थिक वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। आप यहाँ पे केवल मेंशन कर दें कि कृषि के प्रकार कैसे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप बता दें कि किन किन चीज़ों में उद्योग किया जाता है, किन किन देशों से किया जाता है। कला में आप बता दें, जैसे चित्रकला हो गया, काफ़ी ज़्यादा इस समय में प्रिवेलेंट है वो। और आप बता दें कर प्रणाली, राजस्व प्रणाली, दोनों को आप चाहें तो एक साथ मेंशन कर दें। सिक्के ना भी लिखेंगे तो चलेगा। इस प्रकार से आप 4-5 पॉइंट्स में इसे थोड़ा सा अच्छे से एलिब्रेट करें। और लास्ट जो आपसे बोला गया है वो है राजनैतिक विशेषता। राजनैतिक विशेषताओं में आप सबसे पहले तो बता दें यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है ना। प्रशासनिक व्यवस्था बताते हुए आप अगला बताएं कि किस प्रकार से उलेमाओं का जो प्रभाव है प्रशासन पे, कि उलेमाओं की अनुमति चाहिए होती है, कोई भी स्वतंत्र निर्णय जो सुल्तान है वो नहीं ले पाते हैं, उन बातों को आप यहाँ पे मेंशन करें। आप यहाँ पे बताएं कि राजतंत्र जो है वो निरंकुश किस्म का है, लोकतंत्र यहाँ पे प्रिवेंट नहीं करता है। इस प्रकार की बातों से आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे समझाएं और अंत में आप इसे कंक्लूड करें। अब कंक्लूड किस तरह से करेंगे, तो कंक्लूड आप किसी स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं कि किस प्रकार स्टेट किया जाता है, या ये कथन बोले जाते हैं कि जो सल्तनत काल था वो भारत में कितना महत्वपूर्ण था, या कितनी उसने उन्नति की है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर। इस प्रकार का यदि किसी हिस्टोरियन का आपको स्टेटमेंट मिलता है तो वो लिख करके आप अपने आंसर को कंपाइल करें। अब देखिए, हर उत्तर को आप ज़रूरी नहीं है कि कट टू कट 100 वर्ड में लिखें। थोड़ा सा मेरा सजेशन है कि यदि कभी कोई उत्तर आपका डिमांड करता है कि उसे थोड़ी सी ज़्यादा आंसर्स की डिमांड है और वो आगे तक चला जाता है, तो आई वुड सजेस्ट आप उस उत्तर को आगे तक जाने दें। दैट्स कम्प्लीटली ओके। थोड़ी बहुत वर्ड लिमिट अगर आप क्रॉस करेंगे तो सामने वाले को ये बात समझ में आती है कि येस यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम आप अपना पेपर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जानकारी आप पेपर में देंगे तो आपका पेपर छूटेगा। दूसरी बात, अपनी हैंडराइटिंग का बहुत ज़्यादा जिनको मोह है कि बहुत अच्छा सुंदर सुंदर लिखना है, दैट रियली डजेंट मैटर। आपकी आंसर राइटिंग अगर रीडेबल है, पढ़ने में ईजीली आ रही है, दैट इज़ कम्प्लीटली इनफ। तो आपकी सुंदर हैंडराइटिंग या बुरी हैंडराइटिंग का इससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट्स कम्प्लीटली ओके। पूरी कोशिश करें कि आप टाइम लिमिट में पेपर को पूरा करें। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी के शुरू में ही बता दिया था कि आपको ये करना है कि 1 मिनट में एक 3 मार्कर हो जाना चाहिए, 3 से 4 मिनट में एक 6 मार्कर हो जाना चाहिए, और 8 से 10 मिनट में आपका एक 15 मार्कर हो जाना चाहिए। आप टाइमर लगाकर अगर इसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आप पूरे पेपर को पूरा करने की स्पीड जल्दी ही अचीव कर लेंगे। आपके और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर जल्द ही प्रोवाइड करूँगी। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप इससे आप आंसर राइटिंग की टेक्निक्स, सब्जेक्ट के आधार पर बारीकियाँ दोनों को ही समझ पाए होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।